मौसम अपनी बाहें फैलाए ठंडी हवाओं को बिखेर रहा था। ठंड इतनी कि किसी की भी हड्डियां तक जम जाएं। ऐसे मौसम में भारत के उत्तरी हिस्से में बसे शिमला शहर की खूबसूरती और बढ़ गई थी। इस शहर को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे। सूरज और बादल एक दूसरे के साथ मानो लुक्का छिपी खेल रहे थे। शहर के बाजार में आज भीड़ कुछ कम थी। कल से शुरू हुई बर्फबारी ने और रास्ते पर जमे बर्फ ने सबकी रफ्तार धीमी कर दी थी। आमतौर पर मॉल रोड से लाकर बाजार तक जो भीड़ लगती है वो आज ठंड के कारण नहीं थी। मॉल रोड पर हल्के कोहरे से सामने की पहाड़ी को देखना आज मुश्किल था। मॉल रोड के एक बड़े ज्वेलरी की दुकान के सामने एक लड़की खड़ी थी जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार ठंड से अपने दास्तानों को घिस रही थी और अपनी घड़ी भी देख रही थी। उसके आसपास केवल कुछ लोग ही थे। वहां की सभी दुकानें अभी नहीं खुली थी। कुछ एक चाय की, कुछ एक रेस्टोरेंट और एक दो छोटी कपड़ों की दुकान खुली थी। ठंड के कारण सड़क के कुछ जगहों पर लोग अलाव जलाकर गर्मी को तलाश रहे थे। इंतजार के कुछ देर बाद एक आवाज से उस लड़की का ध्यान भटका। आपका सामान यहाँ है मैडम। मैं आपसे माफी चाहूंगा, आज बहुत फिसलन थी जिसके कारण मुझे कुछ मिनट देर हो गई। काले रंग के जैकेट और काले रंग के जीन्स में एक लड़का उस लड़की के पास आता है। ऊंचा कद, गोरा रंग, भूरी आंखें उसे कुछ अलग जैसा दिखाते थे। वो दिखने में सामान्य नहीं था। कबीर उस लड़की से माफी मांग रहा था। सामान लेने आई लड़की ने काफी मेकअप किया था और उसके गर्म कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे। लड़की की आंखों में कबीर के लिए हीन भावना दिख रही थी। नाखुश होकर उसने कहा, देखो मैं भूख और ठंड से मर रही हूं। लड़की अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, माना कि मैं 1 मिनट देर से आया हूं मगर वक्त आगे बढ़ गया है मैडम। कबीर अपने बचाव में कहता है, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। माफी चाहूंगी, मुझे आपको एक खराब रेटिंग देना होगा। लड़की चढ़कर कहती है। उसकी आवाज अब कुछ तेज हो गई थी। मेरी बात गलत मत लीजिए, मैं आपको एक सामान फ्री दूंगा। क्या आप मुझे अभी भी खराब रेटिंग देंगी? अगर आपके खराब रेटिंग के कारण मुझे 200 की कटौती करनी पड़ी तो मैं आज कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा। कबीर उसको समझाते हुए बोलता है। लड़की से डांट खाने के बावजूद भी कबीर मुस्कुरा रहा था। कबीर की मुस्कुराहट से उसे और गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बोली, तुम हो कौन मुझे समझाने वाले? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसी गरीब इंसान हूं? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और अब तुम वही पाओगे जो तुम डिजर्व करते हो। खराब रेटिंग, दफा हो जाओ यहां से। कबीर चुपचाप उस लड़की की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे से जरा भी नहीं लग रहा था कि आज उसने जो भी कमाया था वो गंवा दिया। गुस्से में लड़की ने अपने सामान को कबीर से झटके में लिया और अपनी ऊंची हील के जूतों के साथ उस दुकान के पास के रेस्टोरेंट में चली गई। उसी जगह पर सड़क के किनारे एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार में 2-3 लड़के बैठे हुए थे। गाड़ी में हल्की आवाज में गाना बज रहा था मगर उस पर ध्यान किसी का नहीं था। कार में ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा लड़का बहुत सुंदर था। उसके घुंघराले बाल, बड़ी काली आंखें, दूधिया रंग का चेहरा, उसके पोशाक उसे एक धनी परिवार का बता रहे थे। उसका नाम कार्तिकेय था। कबीर को देखते हुए ये लोग उसमें बिल्कुल से खो गए थे। शायद से वो कबीर में कुछ तलाश कर रहे थे। ड्राइवर की सीट के पीछे बैठे युवक के पास एक मजबूत शरीर और एक तेज आभा थी। इस लड़के का नाम शिवेंद्र था। उसने मायूस होकर निराशा में सिर हिलाया और कहा, गुरु, क्या सच में हमें इस जोकर की तलाश थी? शिवेंद्र कार्तिकेय को गुरु कहता था। वो बोलना जारी रखता है, हमें गलत आदमी मिल गया क्या? क्या सच में ये डिलीवरी इतनी बुरी थी कि उसने उस लड़की को कोई मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की? जो वो देख चुका था वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पायलट सीट पर बैठा लड़का भी बोल उठा। उसका नाम राघव था।
अंतर्राष्ट्रीय हत्यारों की सूची का क्या ये प्रसिद्ध बुद्ध हो सकता है? भले ही वो सच में बुद्ध हो, पर अब शायद ये किसी भी काम का नहीं है। मैं तो उसे एक हाथ से गिरा सकता हूं। एक भारी आवाज के साथ कार्तिकेय बोला। हम एक साथ 3 साल के मिशन पर गए थे। ये लड़ा था मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तुम शायद इसे नहीं जानते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यदि तुमने उसकी बेइज्जती की तो तुम अभी खुद के लिए एक ताबूत तैयार कर सकते हो। मैं तुमको तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। कार्तिकेय स्वामीनाथन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल किलर की सूची में सबसे ऊपर था। लोग उसे शैडो ऑफ डेथ भी कहते थे, यानी मृत्यु की परछाई। बेइज्जती करने वाला लड़का राघव वास्तव में अपने काम में बहुत अच्छा था। वो 10 लोगों को आसानी से मार सकता था, मगर कार्तिकेय के सामने वो बच्चा था। मुझे माफ कर देना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बुद्ध ने तुम्हारी जान बचाई थी। राघव ने आनन फानन में माफी मांगी। राघव के बोल से साफ था, इंसान केवल ताकत के आगे झुकता है। ताकत ही को वो पूछता है और इसके लिए ही जीता है। वे दोनों अभी अपनी अपनी बात ही कर रहे थे कि अचानक खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। कबीर मुस्कुराते हुए बाहर से हाथ हिला रहा था। कार्तिकेय, मौत की परछाई, आप यहां कैसे? लंबे समय से नहीं देखा आपको। कार्तिकेय कुछ जैसे मालूम था कि कबीर आएगा, इसलिए उसके अचानक आने पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। राघव कबीर को देखते ही चौंक कर कांपने लगा। कार्तिकेय ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ये उसका सम्मान दिखाने का एक तरीका था। कबीर को देखकर वो उत्सुक भी था और सिहर भी रहा था। कार्तिकेय ने खुद को संभालते हुए पूछा, बॉस, तुम बिना कुछ कहे क्यों चले गए? क्या तुम जानते हो कि मैंने आखिरी के 2 साल तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा? कार्तिकेय को देखकर कबीर की आंखों में एक संतोष था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं घायल हो गया था तो जिंदगी के इतने रंग देखने के बाद मैं अपनी मौत की प्रतीक्षा करने के लिए अलग जगह खोज रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सब कुछ होने के बाद मुझे एक लड़की अपने घर उठा लाई और मेरी जान बच गई। सच कहूं तो मैं लड़ने, मारने और जीने से थक गया था। लड़की शब्द सुनते ही मानो कार्तिकेय एकदम हिल सा गया। कबीर को लग रहा था शायद वो ज्यादा बोल गया है, तो उसने खुद को वहीं रोक लिया। हाँ, मेरा पूरा सच यही है, बस यही। कबीर ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। वो बहुत शांत तरीके से सब कुछ बताता गया। कार्तिकेय को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो कबीर से फिर पूछा, बॉस, लड़की और आप? क्या आप कह रहे हैं कि गायब होने के बाद आप एक लड़की के साथ रह रहे थे? हाँ, सच यही है, कबीर बोला। कार्तिकेय की आंखें ऐसे फैल गई जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। उसकी सिगार कब की खत्म हो चुकी थी, मगर उसको पता ही नहीं चला। वो खामोशी से बस कबीर को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बस सवालों का तूफान उठ रहा था, जिसका उसको जवाब तो मिल रहा था, मगर जवाब पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये अब भी वही निर्दयी बुद्ध था जिसे वो जानता था? हत्यारे बेरहम और निर्दयी होते थे। किसी के पास घर नहीं हो सकता था और न ही दूसरों के लिए भावनाएं हो सकती थी। हत्यारों का जीवन बहुत रहस्यमय था। वे बहुत अजीब हरकतें करते थे, जिसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। काम देने वाले के अलावा किसी को भी हत्यारे की असली पहचान का पता नहीं होता था। कबीर कार्तिकेय की उलझन को समझ जाता है। वो कहता है, मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप इस काम के माहिर खिलाड़ी हैं और मेरा दौर अब खत्म हो चुका है। कार्तिकेय एक हल्की खांसी से अपना गला साफ करते हुए पूछता है, शादीशुदा? इस खबर की ताकत किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। कार्तिकेय खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। दोनों की बात चल रही थी, तभी कबीर के सेल फोन की घंटी बजी। कार्तिकेय ने फोन को देखा और नजर चुरा ली। बाहर से वो चौंक गया। फोन एक प्यारी लड़की का था।
क्या आपने खाना खा लिया? एक लड़की की बहुत प्यारी सी आवाज फोन से आती है। उस लड़की के फोन आने से कबीर के चेहरे पर कोमलता आ गई थी। उसने खुशी से कहा, मेरे बारे में इतना मत सोचा करो, मैंने अभी तक नहीं खाया है कुछ। मैंने अभी अभी ऑर्डर पूरा किया है, काम में जरा फंस गया था। क्या आपको कुछ खाने का मन है? मैं रात को लौटते वक्त ले आऊंगा जान। कबीर की बात सुनकर कार्तिकेय निशब्द खड़ा था। फोन से आवाज आई, जल्दी काम खत्म करो और आओ। तुम बहुत मेहनत करते हो, भूखे मत रहा करो, और अगर रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस पहले खाओ। ठीक है, परेशान मत हो, कबीर बोलता है। अच्छा हाँ, शाम को एक छोटा सा रीयूनियन है। तुम काम के बाद मुझे यूनिवर्सिटी गेट पे मिल सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहां चलो। आज रात को मिलते हैं, बाय, ख्याल रखना। कबीर के फोन काटने के बाद कार्तिकेय स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई दूसरी दुनिया ही देख ली हो। कबीर उनको देखकर मुस्कुराया और बोला, अब जब आपने मेरे बारे में जान लिया है, अगर और कुछ नहीं है तो बात यहीं खत्म करते हैं। अगर कुछ और है तो मुझे बता दो। मैं जानता हूं मौत की परछाई किसी का पीछा बिना कारण नहीं करती। कार्तिकेय इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं बॉस, आप गलत मत समझिए। आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? मैंने शेर को शिकार करते देखा है, वो सर्कस में अच्छे नहीं लगते। अब वो जंगल शेर का नहीं रहा, वक्त वैसा नहीं रहा। कबीर ने जवाब दिया, आपको मेरे साथ वापस आना चाहिए। कार्तिकेय ने अपनी पूरी शिद्दत से कहा, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो इसे, मगर जीवन ऐसा ही है। हम पहले जो काम करते थे वो बहुत साहसी और रोमांचक भले ही था, लेकिन उनके चक्कर में कई खूबसूरत चीजों को खो दिया था। कभी ठीक से आप जीवन के दूसरे पहलू को भी देखो, मेरी बात समझ जाओगे। कबीर अपनी टूटी कार में बैठकर कार्तिकेय से बोला, हम दोबारा ना मिलें तो अच्छा है, और अलविदा कहकर चला गया। बॉस, मैं हार नहीं मानूंगा। कबीर की जाती हुई कार को देख कार्तिकेय चिल्लाते हुए कहता है। क्या कार्तिकेय कबीर को उसकी पुरानी दुनिया में वापस ला पाएगा? क्या सचमुच कबीर बदल चुका है, या फिर ये सब एक आवारण है किसी बड़ी मंशा को छुपाने का? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। दिन के सारे काम खत्म करने के बाद कबीर अपनी कार लेकर अगली मंजिल की तरफ बढ़ चला। टाइम कॉफी शॉप शहर का ये बहुत नामचीन कॉफी स्पॉट था। कबीर जगह का नाम पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट इसलिए नहीं थी कि उसे वो जानता है, बल्कि इसलिए थी कि उसे इसके बाद उस लड़की से मिलना है जिसके लिए वो सारी दुनिया छोड़ सकता है। ठंड कुछ और बढ़ गई थी। सूरज भी अब अपनी चादर ओढ़ने को तैयार था। कबीर ने तुरंत अपने कदम कॉफी शॉप की ओर बढ़ा दिए। वो सड़क के किनारे से होकर कॉफी शॉप के अंदर चला गया। कॉफी शॉप में हल्के पीले और नीले रंग वाले रोशनी से माहौल बहुत खूबसूरत था। लकड़ी के बने हुए स्टैच्यू बहुत अच्छे लग रहे थे। ठंड के मौसम को देखते हुए शॉप वालों ने हर तरफ अंगीठी का इंतजाम किया था। 10-12 टेबल पर अच्छे कपड़े पहने ग्राहक भी दिख रहे थे। शॉप की दाहिनी तरफ एक लड़की पियानो बजा रही थी। संगीत मधुर था और कॉफी शॉप के वातावरण से मेल खाता था। कबीर एक पल के लिए तो भूल ही गया था कि वो यहाँ सामान देने आया है। वो सोचता है कि अगर मौका मिला तो मुझे अपनी पत्नी के साथ यहाँ जरूर आना चाहिए। तभी एक वहां काम करने वाला इंसान कबीर को टोकता है, माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कबीर अपना पार्सल लिस्ट देखता है और उससे पूछता है, टेबल B15 कहाँ होगा? उस इंसान ने हाथ के इशारे से कबीर को बाईं तरफ बता दिया। टेबल B15 पर 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थीं। वो इतनी सुंदर थी कि उनसे नजर हटा पाना बहुत मुश्किल था। उनके शानदार कपड़े उनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। कबीर अब उनके नजदीक पहुंच गया। टेबल पर जश्न मनाया जा रहा था। टेबल पर बैठी एक लड़की बोलती है, मानसी, फैशन स्टार वीक के पहले स्टेज में सिलेक्ट होने के लिए बहुत बहुत बधाई।
सुपरस्टार बनने के बाद हमारे बारे में भूल मत जाना। सुनहरी आंखों वाली मानसी ने आज ही एक कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की थी। मानसी हल्के से कहती है, कहां यार, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत दूर जाना है मुझे। ये बात कहते कहते उसकी आंखों में, यानी कि मानसी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। कबीर अभी भी उन्हें चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। वो उन्हें टोकना नहीं चाहता था। बेशक तुम कर सकती हो यार, तुम सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, साथ ही इस शहर की सबसे अमीर परिवार से हो। तुम्हारे यहाँ के कुत्ते जितना महंगा खाना खाते हैं उतना तो यहाँ किसी इंसान को नहीं मिलता। अब अगर तुम नहीं कर पाओगी तो कौन करेगा? टेबल पर बैठी तीसरी लड़की कहती है। सारस्वत परिवार कोई छोटी बात नहीं थी, चाहे बात पैसे की हो या बिजनेस की या पॉलिटिक्स की। सारस्वत का नाम हर जगह था। वो लड़की जानती थी कि मानसी सारस्वत का परिवार उसके भविष्य के स्टार बनने के सपने को पूरा कर देगा। वो दोनों लड़कियां मानसी की सबसे करीबी दोस्त थी। एक का नाम प्रिया था, दूसरी का नाम तनिषा था। अपने परिवार की गाथा सुनकर मानसी का चेहरा गर्व से भर जाता था। माफ कीजिएगा, आपका पार्सल आया है। कबीर अपने होठों पे एक हल्की मुस्कुराहट लाकर बोला। तुम यहां? कबीर दंग रह गया। 3 लड़कियों में से एक मानसी को वो जानता था। कबीर मानसी के लिए ही ऑर्डर लाया था। कबीर को देखकर मानसी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक सपना देख लिया हो। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार दिख रहा था। मानसी के उड़े रंग को देख तनिषा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो मानसी से पूछती है, ये कौन है मानसी? तुम अब ऐसे राह चलते लोगों को भी जानने लगी हो? तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भावना ने भी अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर कबीर को ठीक से देखा। इसकी जैकेट किसी रोड साइड शॉप की लगती है। कीमत क्या होगी इसकी तनिषा? वही 200 से 300 और क्या? तनिषा बहुत अफसोस के साथ जवाब देती है। भावना और तनिषा कुछ और बोलते उससे पहले ही मानसी ने धीरे से कहा, यह है हमारे सारस्वत परिवार के निकम्मे दामाद। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतना बोलते बोलते तनिषा अपने सर पर हाथ रख लेती है। मानसी अपना पार्सल खोलते हुए बोली, जानती हो तुम लोग, सारस्वत परिवार में अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो परिवार को पसंद नहीं आए तो हमारे पास खड़े इस इंसान को डांट पड़ती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस इंसान की औकात से ज्यादा अच्छे हमारे घर के कुत्ते हैं। कबीर सर झुकाकर चुपचाप शांति से सब सुन रहा था। मानसी के दिल की गहराइयों में कबीर के लिए तिरस्कार था, और वो भी ऐसा कि जो कभी मिट ना पाए। वो हमेशा उसे कचरा कहती थी। कोई भी जमीर वाला इंसान पहले ही इस परिवार को छोड़कर भाग गया होता। जहां कबीर को सिर्फ निकम्मा और नालायक समझकर उसका अपमान किया जाता था। ओह, इसलिए तुम इसे नालायक दामाद कहती हो? अब समझी, तनिषा मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुन कॉफी कैफे का माहौल एकदम से बदल जाता है। पीछे पियानो की आवाज अब बंद हो चुकी थी। शायद वो लड़की भी थक गई थी। पियानो बजाते नहीं बल्कि कबीर की तारीफ सुनते सुनते माहौल कुछ अटपटा सा हो गया था। तनिषा की बात सुन सबकी निगाह उसके टेबल पर आकर रुक गई थी। लोगों की निगाह ने तनिषा को एहसास दिला दिया था कि वो कुछ ज्यादा बोल गई है। वो असहजता को कम करना चाहती थी और कबीर से सूखी मुस्कान के साथ पूछी, मैं माफी चाहूंगी कि आपको ऐसे ठंडे दिन में हमारे लिए पार्सल लाना पड़ा। क्या आपके लिए मैं कॉफी ऑर्डर कर दूं? कबीर सामान्य रूप से कहता है, कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। कबीर को अब किसी से भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, तनिषा बोली। मानसी से अब कबीर का वहां खड़े रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में हाथ हिलाया और कहा, जल्दी करो और यहां से निकलो। मुझे ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर शर्मिंदा मत करो, और अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो मुझसे बात मत करना। अब मुझे माफ करो और निकलो। मानसी महसूस कर पा रही थी कि उसकी खुशी अब खत्म हो चुकी है। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। इसका जिम्मेदार था सिर्फ एक इंसान, कबीर। भावना भी बहते गंगा में हाथ धो लेना चाहती थी।
आखिर में उसने कबीर को बोला, अपने लिए एक बेहतर काम की तलाश करो जो सारस्वत के नाम के मुताबिक हो। मैं समझता हूं मुझे माफ करना, मगर आत्मनिर्भर होना मुझे गलत नहीं लगता। कबीर बोला और वो वहां से जाने लगा। कबीर वहां से जाते हुए उदास दिख रहा था। वो लड़कियों के कटाक्ष से नाराज नहीं था, लेकिन उसके काम को लेकर जो बातें हो रही थी वो उसे अच्छी नहीं लगी थी। उसके लिए काम का बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं था, बस काम होना चाहिए। उसके दिमाग में ये भी चलता है, अगर सारस्वत का नाम ना हो तो ये सरफरी लड़की शायद सड़क पर भूखे मर जाए। कबीर ये सब आगे सोचते हुए बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रुको जरा शब्द सुनाई देते हैं। यह आवाज मानसी की थी। क्या बात है? कबीर ने असमंजस में अपना सिर घुमाया। देखो, मेरे सारे कॉस्मेटिक्स खत्म हो गए हैं। कल मुझे दूसरे राउंड ऑडिशन के लिए जाना है। तुम दुकान पर जाओ और मुझे इस ब्रांड का एक सेट खरीद दो। याद रखना, मैंने जो मांगा है वो लिमिटेड एडिशन। अगर गलती से भी गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। मानसी ने सीधे कबीर को आदेश दिया, एक गुलाम की तरह। कबीर उलझन भरी नजर से बोला, मैं ये कैसे लूंगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, और मेरे पास तो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम कबीर के साथ जेब से फकीर भी हो, पर पैसे तुमको नहीं देने हैं। ये मेरा बैंक कार्ड है, इससे खरीदने के बाद तुम इसे मेरे घर पर लेते आना। मानसी कबीर को अपना बैंक कार्ड देते हुए बोलती है। कबीर अभी भी जैसे का तैसा खड़ा था। कबीर को मनाने के लिए मानसी एक और लालच का जाल फेंकती है। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस काम के लिए 200 दूंगी। मुझे फ्री में काम करवाना अच्छा नहीं लगता। कबीर और मानसी से अलग तनिषा और भावना का कॉस्मेटिक का नाम सुनकर ही होश उड़े थे, क्योंकि जिस ब्रांड का कॉस्मेटिक मानसी ने मांगा था उसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। तनिषा बोलती है, वाह मानसी, तुमने ये ब्रांड मांगा है? मैंने सुना है कि यह हाल ही में सबसे अच्छा और महंगा ब्रांड रहा है। इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिला है इनकी क्वालिटी के लिए। भावना बोलती है, मैं भी यूज करना चाहती थी, मगर अफसोस मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने। काश मुझे कोई लड़का गिफ्ट कर दे तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूं। तनिषा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ स्टैंडर्ड की बात करो भावना, हर लड़का इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी तेरे लिए। मानसी और तनिषा भावना पे हंसने लगते हैं। वहीं कबीर अभी भी वहीं खड़ा था। उसने मानसी के बैंक कार्ड नहीं लिए थे। कैसे आदमी हो यार, तुम्हें कुछ कहा है मैंने करने को और तुम अभी यहीं दिख रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? मानसी गुस्से में बोली। मेरे पास सच में समय नहीं है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आप किसी और की तलाश कर लीजिए, अलविदा। कबीर इतना कहकर वहां से तुरंत निकल गया। मानसी की छवि उसके दोस्तों के सामने बर्बाद हो चुकी थी। कबीर जो हमेशा डर कर रहा था, उसके एक फैसले ने मानसी के घमंड को चूर चूर कर दिया था। ये एक सबक था कि पैसों से बड़ा इंसान का स्वाभिमान होता है। तनिषा और भावना भी कबीर के इस कदम से हैरान थे। उनके हिसाब से गरीब सिर्फ पैसों को चुनता है, इज्जत को नहीं। दूसरी तरफ मानसी वहीं बैठी मन ही मन सोच रही थी कि इस 2 कौड़ी के इंसान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि इसने मेरे दोस्तों के सामने ही मेरी इंसल्ट कर दी। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता आज मुझे ही काटने लगा। आज का दिन मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगी कबीर, याद रखना। कबीर नामी डॉन होने के बावजूद एक अपमान भरी जिंदगी क्यों जी रहा था? क्या राज था जो वो सबसे छुपा रहा था, या वो वाकई में बदल गया था? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। अब शाम ढल चुकी थी। तापमान भी कुछ पहले से गिर गया था। यूनिवर्सिटी रोड पर कबीर की गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज जा रही थी, बावजूद इसके कि सड़क पर फिसलन थी। फिर अचानक एक गली के पास पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। गाड़ी में चल रहे FM में कुछ पुराने गाने चल रहे थे। कुछ दूर ऐसे चलने के बाद वो यूनिवर्सिटी गेट तक जा पहुंचा। वो गेट से सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। कबीर अपनी गाड़ी का कांच नीचे करता है और रोड के दूसरी तरफ देखता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ थी, जो वहां कुछ गरीब बच्चों के साथ खेल रही थी।
वो बच्चे उसे छूकर इधर उधर भाग रहे थे। उसकी वाइफ भी उसके आगे पीछे भागकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कबीर मन में सोचता है, जरा देखो इसे, ये इतने ठंड में आम इंसानों की तरह खेल रही है और इसके घर वालों के पास इतना पैसा है कि पूरा शहर खरीद लें। ये प्यारी सी मुस्कान, ये भरी भरी आंखें, ये घने काले रात जैसे बाल, उफ। कबीर अभी सोच ही रहा था कि तभी एफएम पर गाना बजता है, मैं शायर तो नहीं मगर ऐसी, जब से देखा मैंने तुझको तुमको। कबीर गाना सुनते ही मुस्कुरा देता है। वो गाड़ी का दरवाजा खुलकर बाहर निकला। बर्फ भी कबीर के रोमांटिक मूड को देखने वापस से गिरना शुरू हो गई थी। कबीर धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अभी भी बच्चों के साथ खेल रही थी। कबीर उसके पास जाकर धीरे से बोलता है, काजल, जरा हमारा भी ख्याल करो। कबीर की पत्नी का नाम काजल था। कबीर की आवाज सुनकर वो पलटती है। उसने पोनीटेल जैसे बाल बनवाया था, जिसमें से कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। कबीर ने यूं तो कई दफा उसको देखा था, मगर आज वो रॉयल ब्लू कलर के कपड़ों में बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वो कबीर के पास आकर अपना हाथ उसके हाथ में रखकर पूछती है, क्या देख रहे हो? उसे देखकर कबीर मदहोश सा हो रहा था। कबीर मुस्कुरा कर कहता है, देख रहा हूं कि किसी ने मेरे कत्ल का पूरा इंतजाम किया है। हटो भी, सिर्फ झूठी तारीफ करते रहते हो, और चलो अब देर हो रही है। काजल बोलती है, हाँ मैडम चलिए, आगे आप पीछे हम। कबीर बोला। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहां से आगे बढ़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। बर्फ अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी। गाड़ी अपनी धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। बर्फबारी देखते हुए कबीर आराम से चला रहा था। गाड़ी में अभी भी रोमांटिक गानों का प्रोग्राम चल रहा था। कबीर धीरे आवाज में गुनगुना रहा था, तुमने बताया नहीं कैसी लग रही हूं मैं? काजल सवाल करती है। तुम्हें देखने के बाद कुछ होश मुझे रहता कहां है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। लगता है वक्त रुक जाता है मेरे लिए। कभी कभी तो यूं लगता है कि मेरी सारी जिंदगी उस एक पल में खत्म हो गई। कबीर कुछ और कहता है, इससे पहले काजल उसे टोक देती है, इंसान हूं मैं कबीर, भगवान नहीं। ऐसी तारीफें ईश्वर की होती हैं। हाँ, मेरे लिए तो तुम वही हो, झूठ नहीं सच में। चाहो तो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लो। कबीर उसे हर तरीके से भरोसा दिलाना चाहता था कि वो ही उसके लिए सब कुछ है। नहीं नहीं, मुझे भरोसा है, सच कहूं तो खुद से ज्यादा भरोसा है। वरी नॉट। और कबीर, हम लोग पहुंच गए। कबीर गाड़ी को किनारे खड़ा करता है। काजल अपने फोन पर जगह का एड्रेस कंफर्म करती है। ये जगह वही थी जहां उनको आना था। काजल वहां से निकलकर होटल मेडिसन इन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये शिमला शहर में सबसे बड़े और सबसे शानदार 5 स्टार होटल के रूप में जाना जाता था। जो भी लोग यहां आते थे वो ज्यादातर मल्टी मिलीनियर हुआ करते थे। कबीर अपनी गाड़ी से होटल के पार्किंग यार्ड को गौर से देखता है। होटल के दाहिने तरफ एक जगह खाली थी। जैसे ही कबीर की कार उस जगह रुकी, उसने एक तेज हॉर्न की आवाज सुनी। एक लड़का अपनी व्हाइट मर्सिडीज की खिड़की से अपना सिर निकालकर चिल्ला रहा था, इतनी पुरानी टूटी फूटी कार चला रहे हो और पार्किंग की इतनी शानदार जगह ले रहे हो। अभी कबीर ने गाड़ी पूरी अंदर नहीं की थी। उसने फिर गौर किया कि पार्किंग में गई ज्यादातर कारें मशहूर और लग्जरी कारें थीं। इन कारों के सामने उसकी गाड़ी बहुत फीकी लग रही थी। समस्या ये थी कि छोटी कारों को पार्क करने के लिए कोई अलग जगह नहीं थी। कबीर अपनी गाड़ी वहां से हटाकर दूसरी जगह पार्क कर देता है। वो लड़का गुस्से में बोलता है, सारस्वत परिवार में लड़का कलंक है। काजल के पुराने दोस्त के तौर पर मर्सिडीज वाले ने बहुत सारी जानकारी रखी थी। काजल के इस दोस्त का नाम अभय वालिया था। कहां काजल सारस्वत, कहां ये फटीचर। दुनिया की नजरों में भले ही सारस्वत परिवार ने कबीर को अपना दामाद मान लिया हो, मगर अभय सच जानता था
वो जानता था कि कबीर जैसे आवारा और गरीब लोगों को सारस्वत परिवार कैसे नीचा दिखाता है और उसे किसी भी समय अपने परिवार से बाहर निकाल सकता है। अभय कबीर पर ध्यान नहीं देना चाहता था और उसे काजल का नाम का पति ही समझता था। वो अपनी गाड़ी पार्क कर चुका था। वो धीरे कदमों से काजल की तरफ बढ़ गया, जिसे उसने पहले ही देख लिया था। उसने प्यार से काजल से कहा, बाहर हवा चल रही है और बहुत ठंड भी है, चलो अंदर बात करते हैं। काजल ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अधूरे मन से जवाब दिया, अबे तुम जाओ अंदर, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो कार लॉक करके आते ही होंगे। अभय का चेहरा उतर गया। वो बहुत उम्मीद से आया था, मगर काजल ने एक पल में सब खत्म कर दिया। अभय आधे मन से अंदर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी नजर अनजाने में कबीर पर गई, जो एक मोटी चेन से अपनी कार को लॉक कर रहा था। वो उसे देखते हुए काजल के पास आकर खड़ा हो गया। गरीब सोच कभी नहीं बदलती। यहाँ बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी है, कौन बेवकूफ सबको छोड़कर 1990 मॉडल की खटारा गाड़ी चुराएगा? काजल, तुम्हें इस बेवकूफ पर कुछ काम करना चाहिए। काजल उसे कुछ कहती उससे पहले अभय वहां से अपने दूसरे दोस्त के साथ चला गया। अब तक कबीर भी आ गया था। उसे आते ही काजल उससे कहती है, हम वापस चलते हैं, मुझे अब अंदर जाने का मन नहीं हो रहा है। कबीर समझ जाता है कि काजल को किसी ने कुछ कहा है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसा मेरी वजह से बोल रही हो ना? तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? टेंशन नॉट, मुझे ऐसे ही कोई नहीं परेशान कर सकता, मैं यहां से बहुत मजबूत हूं। कबीर अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, क्या केवल हीन की तरह देखना और गरीब कहलाना ही बुरा हो जाता है? क्या मुझे सारस्वत परिवार में इन 2 वर्षों में वो इज्जत मिली? मुझे किसी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ तुमसे। कबीर ये बोलते बोलते काजल को गले लगा लेता है। तुम बहुत बुरे हो, हर बार मुझसे अपनी बात मनवा लेते हो। काजल प्यार से बोलती है, अरे तुम देखो, आज मैं इतना खाऊंगा कि यहाँ सब कोई गरीब हो जाएगा, बस तुम देखती जाना। कबीर मजाकिया अंदाज में कहता है। काजल उस पर हंसी। अब वो रिलैक्स लग रही थी। फिर दोनों हाथ में हाथ डाले मेडिसन इन होटल में चले गए। रीयूनियन की पार्टी होटल में तीसरे मंजिल पर थी। वे दोनों पहुंचे तो वहां अभय हॉल के बाहर पहले से ही मौजूद था। शायद वो काजल का इंतजार कर रहा था। इस समय उस हॉल में पहले से 10 से अधिक लोग मौजूद थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सभी ने पलट कर देखा। अभय, कबीर और काजल को आता देख सबको लग रहा था कि अभय और काजल साथ आए हैं। इस हॉल का पूरा माहौल जैसे गवाही दे रहा था कि वहां जो भी हो रहा है वो कबीर को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। जैसे अभय और काजल का कमरे में स्वागत किया जाना, उन्हें बगल की सीटों पर बैठने के लिए भी मजबूर किया जाना, किसी का कबीर को कुछ न बोलना, हर एक बीतते लम्हे के साथ कबीर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वहां कोई भी कबीर को देख खुश नहीं था सिवा काजल के। कबीर उसी हॉल में पीछे कहीं बैठा हुआ था। वो इन बातों से उलट वहां काफी मजा ले रहा था। वो जानता था उसकी पत्नी उसकी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसके साथ बैठी थी। उस इतने आराम से बैठा देख लोगों को सिर्फ जलन हो रही थी। कबीर का ध्यान इस पर भी नहीं था। वो तो बस खुश था, उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। अभय ने चुपके से अपने दोस्त रोहित को इशारा किया, जिसने जानबूझकर जोर से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम कबीर हो। कबीर, सही मैं गलत भी हो सकता हूं। मुझे लगता है कि मैंने आपके कपड़े पहले सड़क पर देखे हैं, 100-200 से ज्यादा के नहीं लगते हैं, है ना? सभी ने कबीर की ओर ऐसा देखा जैसे कोई कॉमेडी शो देख रहे हो और जोर से हंस पड़े। वे सभी समझ गए थे कि रोहित जानबूझकर कबीर को निशाना बना रहा था। कौन नहीं जानता था कि रोहित अभय का खास दोस्त था। वो जानबूझकर कबीर को परेशान कर रहा था। बकवास मत करो, मेरे पास 280 रुपए हैं, कबीर ने बिना किसी परवाह के जवाब दिया। हॉल में हंसी और भी तेज होती जा रही थी। यह इंसान वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे शर्मिंदा होना है। वहां मौजूद सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि कबीर को हुआ क्या है जो हर बात पर उल्टा ही जवाब दे रहा है। रोहित ने अभय को देखा और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया।
यार अभय, तेरा सूट तो इटालियन मेड है ना? कीमत क्या है ऐसे बेहतरीन सूट की? मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ ऐसा बताओगे कि बेशर्म लोगों को उनके औकात मालूम चले। अभय थोड़ा मुस्कुराया और अपने सूट को थोड़ा ठीक करते हुए गर्व से 3 उंगलियों को बढ़ाया। ये महंगा नहीं है, ये तो आम सा सूट है, केवल 3 लाख के आसपास का। बहुत खूब, ये हुई ना मेरी यार वाली बात। भला जाहिर लोग क्या समझेंगे इसे? रोहित थोड़ा चढ़कर बोला। 3 लाख का एक सूट। कई लोगों ने उन पर ईर्ष्या भरी निगाहें डाली और वहां मौजूद लड़कियों ने भी उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई। अभय को लग रहा था जैसे उसने अपनी लड़ाई जीत ली है, मगर तभी क्या बकवास है, कपड़ों के सूट की कीमत 3 लाख है, यह तो नकली माल है। एक कर्कश आवाज सुनाई दी और पूरे कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बोलने वाला इंसान कबीर था, जिसे हर कोई नीची नजर से देख रहा था। क्या अब अभय को कबीर चुनौती देगा? कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आ गया? क्या अब उसका असली रूप सामने आ जाएगा? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। महफिल में सन्नाटा किसी को पसंद नहीं होता, वो भी तब जब आप बहुत साल बाद अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हों। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पार्टी का माहौल किस तरफ जा रहा है। अभय, जिसके एक इशारे पर लड़कियां कुछ भी कर दे, जिसको पार्टी में फैशन आइकॉन माना जा रहा था, क्या बेकार सा सूट कभी पहन सकता है? सब बातें एक तरफ थी, सवाल ये ज्यादा बड़ा था कि क्या सच में कुर्सी पे आराम से बैठकर कॉफी का लुत्फ उठा रहे कबीर ने अभी अभी अभय के कपड़ों पर सवाल उठाया था। अभय ने वो सुना था जो कबीर ने उसके कपड़ों के बारे में कहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था, मगर काजल के सामने अपनी इज्जत और अहमियत बनाए रखने के लिए उसने तिरस्कार के साथ कहा, मिस्टर कबीर, अभी अभी आपने जो मेरे कपड़ों की तारीफ की है, उसका कोई सबूत है या सिर्फ मुंह चलाकर आप खुश हो गए? अभय को गुस्सा करता देख रोहित कैसे पीछे हो सकता था। वो अभय के पास से उठा और पार्टी के बीचों बीच से निकलकर कबीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने बिना किसी की परवाह किए गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि अभय वालिया तुम्हारे जैसा एक गरीब जोकर है? तुम सिर्फ जलते हो अभय से, इसलिए तुम जानबूझकर उस पर गंदा पानी फेंक रहे हो। जाने अनजाने में रोहित ने कबीर वर्सेस अभय के जंग का ऐलान कर दिया था। रोहित ने फिर माइक लिया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर कबीर, आप सबको ये प्रूफ देंगे कि कैसे अभय का सूट लोकल है। हॉल में रोहित के ऐलान के बाद फिर से फुसफुसाहट बढ़ गई। ये सही है कि गली के स्टॉल में काम करने वाला आदमी अमीरों के कपड़ों के बारे में अपनी राय दे रहा। दुनिया का चलन ही बदल गया है। कपड़ों के बारे में क्या जानता है वो? सिर्फ अभय को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इंसान अपने अहंकार में कैसे खो जाता है। कबीर पर अब जुबानी हमले शुरू हो गए थे। उनमें से किसी को भी नहीं लगा कि उसने जो कहा वो सच था। काजल को नहीं पता था कि कबीर सच कह रहा है या नहीं, बस उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा गुस्से में था। आखिरकार कबीर उसका पति था। वो सोच रही थी भले ही वो गलत हो, मगर एक सूट को लेकर इतनी बात बनाने की क्या जरूरत है। कबीर धीरे से मुस्कुराया। उसे एहसास हो गया था कि उसने वहां की भीड़ को नाराज कर दिया है। अभय कबीर को देखकर मन ही मन सोच रहा था, बेशर्मी की भी हद होती है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक बार फिर कबीर के मुस्कुराने से उत्तेजित हो गए। रोहित ने कबीर का मजाक बनाने के अंदाज में कहा, कहो कबीर, हम इंतजार कर रहे हैं। जोकर की तरह हंसने से काम नहीं चलने वाला। अगर तुम प्रूव नहीं कर सके तो यहाँ कुत्ते की तरह रेंगना होगा। कबीर को उस पार्टी से बेइज्जत करके निकालना ही रोहित की अब पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। कबीर अब भी अपनी दुनिया में खुश था। कबीर ने अपनी ठुड्डी को छुआ और खुद से शर्त लगाते हुए बोला, आज तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है कबीर, तैयार हो जाओ। कबीर ने फिर रोहित से मुस्कुराते हुए पूछा, आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे ना? रोहित ने अपने दांत पीस लिए और कहा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। यदि आप हार गए तो न केवल आपको रेंगना होगा, आपको कुत्ते की तरह भौंकते हुए भी रेंगना होगा, और वो थप्पड़ बहुत जोर का होगा। जब सभी ने रोहित और कबीर को एक दूसरे से इतनी भयंकर शर्त लगाते देखा तो बहुत उत्साहित हो गए।
पार्टी में वैसे भी मजा आना चाहिए था। वहां मौजूद लोग ये देखने के लिए तैयार थे कि कबीर खुद को कैसे मूर्ख बनाएगा और उसका अंजाम क्या होने वाला है। कबीर चुपचाप स्टेज की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उसकी आवाज जोर से नहीं थी, क्योंकि कबीर को तेज आवाज पसंद नहीं थी। वो बस अपनी बात आराम से रखना चाहता था। काजल भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कबीर के जवाब का। उसे यकीन तो नहीं था कि कबीर शूटिंग के बारे में इतना जानता होगा, मगर उसने उससे कुछ पूछकर शर्मिंदा भी नहीं किया। अभय का सूट फेमस इटालियन फैशन डिजाइनर कैरोबाय ने डिजाइन किया है। शूटिंग सेंस का ये अद्भुत नमूना है। ये काटने के स्किल और परफेक्शन का मिला जुला संयोग है। इतना सुनते ही रोहित, जिसके माथे पर पसीना था, अचानक से उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसे लग रहा था वो जीत गया था, मगर कबीर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। कबीर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अब मैं उस बात पर आता हूं जिससे आप लोग परेशान थे। पॉइंट ये है कि ऐसे शूटिंग में शर्ट का हर बटन पर्ल शेल फिश का बना होना चाहिए, ताकि इसे हाथ से तराशा जा सके और छोटे छोटे हीरे जड़े जा सकें। इनका सूट असली है, लेकिन शर्ट के बटन साधारण है। छोटे हीरों के साथ एम्बेडेड भी नहीं है। जो नहीं जानते थे वे ये बारीकी नहीं देख पाएंगे। सभी लोगों की नजरें अभय की शर्ट को तलाशने लगी। भीड़ में से तभी किसी की आवाज आती है, जो तुम बता रहे हो उसके बारे में कैसे यकीन करें? हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर इसे चेक करने के लिए अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वो सच है या गलत। कबीर अपनी सफाई में आखिरी कुछ शब्द बोल स्टेज से उतर गया। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वो शर्ट ठीक वैसा ही था जैसा कबीर ने कहा था, एक छोटे से जड़े हुए हीरे के बिना एक साधारण बटन। जिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने तुरंत अपने सेल फोन निकाले और इंटरनेट पर चेक किया। वो देखने के बाद उन लोगों के चेहरे एक ही बात बयां कर रहे थे, कबीर ने जो कहा वो सच है। काजल भी समझ गई कि कबीर की जीत हुई है। वो कबीर को देखकर मुस्कुरा रही थी और सबका चेहरा देखने लगी। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। एक भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। अभय का चेहरा लाल हो गया, मानो उसके चेहरे पर कबीर के थप्पड़ की छाप आराम से देखी जा सकती थी। अभय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो सोच रहा था, ये जोकर इतनी समझ कैसे रख सकता है, इतनी बारीकी से कैसे बता पाया। अभय इस वक्त एक पुना तलाश रहा था जिसमें वो खुद को छिपा सके। वो वालिया परिवार जैसे संपन्न और नामचीन परिवार से था, फिर भी आज उसकी इज्जत पर कीचड़ उछल गया था। अभय सब लोगों को समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे दुकान के मालिक ने बेवकूफ बनाया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मगर वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अब बस वो मना रहा था कि काजल उसका मजाक न बनाए। हालांकि इस बार केवल उसके नहीं, उपस्थित सभी लोगों की नजर में एक जोकर ने बहुत बड़ी सीख छोड़ दी थी। उन्होंने नॉलेज को पैसे से तोला था, जिसमें जीत नॉलेज की हुई थी। इस समय रोहित की आंतें अफसोस से हरी हो रही थी। अगर कबीर ने जो कहा वो सच था, तो अब क्या उसे सचमुच शर्त के अनुसार काम करना पड़ेगा? ये सोच ही उसे पसीने पसीने करने के लिए काफी थी। ओवर कॉन्फिडेंस में रोहित ने आज बहुत गलत शर्त लगा ली थी। वो वहां से चुपचाप निकलने लगा। अरे तुम कहां जा रहे हो? अपनी शर्त पूरी करनी है मुझे। अचानक हॉल में कबीर की आलस से भरी आवाज आई। अपनी तेज आंखों से उसने देखा कि रोहित भागने की कोशिश कर रहा था। मैं रोहित केवल एक शब्द ही बोल पा रहा था, फिर मुस्कुराया और कहा, मेरे पेट में दर्द है, मुझे दवाई लेने जाना है। मैं जानता हूं यार, तुम जुबान के पक्के हो, अपनी बात से भागोगे नहीं, कोशिश भी नहीं करोगे, है ना? कबीर अपने शब्दों के जाल में रोहित को फंसा रहा था। बात शर्त की नहीं है, मुझे सच में पेट में दर्द महसूस हो रहा है। शर्त क्या है? आज नहीं तो कभी और पूरी हो जाएगी। रोहित पूरी कोशिश में था कि वो बच सके। वो मदद के लिए अभय को तलाश रहा था, मगर उसे वो दिख नहीं रहा था। परेशान मत हो तुम, शर्त को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक थप्पड़ की ही तो बात है, वो तो पलक झपकते ही हो जाएगा। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। कबीर ने अपने कानों को खुजलाया और ऐसा बोला,
जैसे वो जानकर अनजान बन रहा है। आप? रोहित पर दुख और गुस्सा का मिला जुला असर दिख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा जल रहा था। कबीर ने एक वाक्य के साथ अपने मकसद का खुलासा साफ साफ कर दिया था। उसने रोहित को ऐसी जगह रोका था जहां से भाग पाना या उसका छिपना असंभव था। काजल सोच रही थी कि कबीर को रोके, मगर अपने पति की पहले हुई बेइज्जती देख वो भी नहीं रोकना चाहती थी। कमाल की बात तो ये थी कि जो लोग अभी उसके पति के खिलाफ खड़े थे, अब वही उसका साथ दे रहे थे। उधर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बचे। कौन जानता था कि वक्त ऐसे बदलेगा। रोहित ने अपना दिल मजबूत किया और अपने आप को उस जगह स्थिर किया। फिर धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। हाँ, ये हुई ना बात। कबीर धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ अभी भी जेब में थे। शायद वो खुद को तैयार कर रहा था। भीड़ में उत्साह बढ़ रहा था। कबीर एकदम से रोहित के पास पहुंच गया। उस वक्त उसके लिए ये थप्पड़ उसके उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को चूर चूर करने वाला था। क्या कबीर अब रोहित से बदला लेगा या उसे माफ कर देगा? इतना अपमान होने के बाद उसकी नीयत से तो बदला लेने की तैयारी दिख रही थी, जो थप्पड़ से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। आखिर क्या करना चाहता है कबीर रोहित के साथ? सिर्फ थप्पड़ या उससे भी बड़ा कुछ? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। लिए मंगाई थी। अभय एक नजर उस पेंटिंग को देख रहा था और एक नजर काजल को। वो सोचकर ही खुश हो रहा था कि काजल बहुत खुश होगी पेंटिंग लेते वक्त। तभी हर्षवर्धन ने अचानक से ऐसा काम किया कि अभय के होश उड़ गए। उसने धीरे से कबीर को हाथ के इशारों से स्टेज पर बुला लिया। अभय धीरे से पूछता है, अंकल हर्ष, आप इस जोकर को क्यों बुला रहे हैं? जोकर शब्द सुनकर हर्ष वास्तव में अभय को एक जोर से तमाशा मारना चाहता था। अगर कबीर को सच पता चल जाता तो अभय कबीर से माफी मांगने के लिए भी जिंदा नहीं बचता। अभय तो दो सच से अनजान था। क्या है वो दो सच जिससे अभय अनजान है? कहीं ये पेंटिंग उसकी मौत का कारण तो नहीं बनने वाला था, जिससे हर्ष उसे बचाना चाह रहे थे? या फिर कहीं सचमुच कबीर भड़क कर अपना असली रूप तो नहीं दिखाने वाला था, जो हर्षवर्धन समझ चुका था, मगर अभय नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। जो दो बातें अभय नहीं समझ रहा था, उसमें एक था कबीर और दूसरा कि उसके तानों के कारण उसका फैमिली बिजनेस बर्बाद हो सकता था। अगर कबीर चाह ले तो रातों रात वो इस अभय को बर्बाद कर सकता था। कबीर सबसे अपनी नजरें बचाते हुए स्टेज की तरफ पलक झपकते ही पहुंच गया। उसके स्टेज पे आते ही अभय का चेहरा नीला पड़ गया। वो इस जोकर को वहां नहीं देखना चाहता था। कबीर भी जानता था कि अभय उसको वहां देखना पसंद नहीं करेगा, मगर हर्षवर्धन के सामने अभय की नहीं चलने वाली थी। कबीर वहां पहुंचने के बाद सीधे हर्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्ष ने बिना वक्त गंवाए उस पेंटिंग को उसके सामने कर दिया। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये पेंटिंग क्यों दिखाई जा रही है। वो तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं है जो उस पेंटिंग पर कोई कमेंट करे। खैर, अभी वो हर्षवर्धन का मेहमान था तो उसके लिए वहां होना जरूरी भी था। कबीर पेंटिंग देखकर मुस्कुरा उठा। उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आ रही थी। जैसे ही वो उस पेंटिंग को छूने की कोशिश करता है, अभय रोक देता है। हर्ष का ध्यान अचानक अभय की तरफ जाता है। हर्ष उसको आश्वासन देता है कि कबीर इस पेंटिंग को खराब नहीं करेगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल हर्ष, मैंने इस पेंटिंग को 3 लाख रुपए में खरीदा है। आप ऐसे ही किसी को कैसे छूने दे सकते हैं? मैं जानता हूं कि आप इन चीजों के शौकीन हैं, तो ये आप तक ही रहनी चाहिए, है ना? कबीर ने अभय से पूछा, आपने बहुत मास्टरपीस पेंटिंग खरीदा है, तो क्या आप मुझे इस पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं? आपने 3 लाख खर्चा किया है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये
मिंग राजवंश के एक महिला की पेंटिंग है। इसे बनाने वाले का नाम है तांग यिन। तुमने तो कभी इन लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा, सुनोगे भी कैसे? दूसरों के घर सामान देने से फुर्सत मिलेगा तब ना। अभय की भाषा में अहंकार था। हर्षवर्धन ने अभय की जानकारी को सराहा, साथ में तांग की भी चर्चा की, जो मिंग राज्य के बहुत बड़े विद्वान थे। भले ही उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी पेंटिंग स्किल बेहतरीन थी। लगता है अभय ने चाइना के कल्चर पर बहुत रिसर्च किया है। उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, ड्राइंग स्किल और डिटेलिंग को देखते हुए लगता है कि ये तंग यिंग का असली काम है। हर्ष ने बहुत गंभीरता से पेंटिंग पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। हर्ष पेंटिंग देखते देखते अचानक से अभय से पूछ बैठा, क्या आप ये पेंटिंग बेचना चाहेंगे? अभय कुछ बोलता इससे पहले ही कबीर बोल पड़ा, 3 लाख आर्ट पे खर्च करना कुछ अजीब नहीं है? क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है? मेरे लिए एक घर खरीदने और डाउन पेमेंट का भुगतान करने के लिए ये पर्याप्त पैसा है। अभय मुंह बनाते हुए बोला, तुम जैसे लोगों की सोच इतनी ही हो सकती है। हर्ष भी वहां खड़ा उनके बीच हो रही कटाक्ष भरी बातों का मजा ले रहा था। भीड़ में होती कानाफूसी को देखते हुए अभय ने माइक से पूरे हॉल को मैसेज दिया, मैंने चाइना की पेंटिंग ये सोच कर दी है कि वहां के लोगों को पता लग जाए कि हम हिंदुस्तानी लोग आर्ट की वैल्यू करना जानते हैं। उसकी बात खत्म होते होते हॉल तालियों से गूंज उठी। अभय की उदारता भरी सोच से सब लोग चकित थे। हर्ष अचानक से बीच में बोल पड़ा, अगर मुझे ये पेंटिंग मिली होती तो मैं इस मास्टरपीस की नीलामी करता, और तुम यकीन नहीं करोगे अभय, मुझे इसके 5 लाख मिल जाते। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसे अभी भी तुमसे 5 लाख में खरीदने को तैयार हूं। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्या कागज का ये टुकड़ा 5 लाख का है? आसपास के कुछ लोग हैरान रह गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उधर अभय भी अपनी ली हुई पेंटिंग की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि अगर हर्ष अंकल को ये पेंटिंग इतनी पसंद आई तो काजल का दिल भी जरूर पिघलेगा इसे देखकर। हालांकि अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, अभी तो काजल को ये सब देना बाकी था। हर्ष ने पेंटिंग का ऑफर देकर अपने बिजनेस सेंस का बहुत खूब परिचय दिया था। आखिर उसका काम ही था कम पैसों से ज्यादा पैसा बनाना। हरियाणा के एक छोटे से गांव से जमीन का बिजनेस शुरू करके आज वो यहां तक अपने दम पर आया था। हर्ष अभय से बोला, पुरानी कहावत है, एक कीमती तलवार एक नायक के साथ ही अच्छी लगती है। ओह धन्यवाद अंकल, अगर मुझे ये पेंटिंग किसी को देनी नहीं होती तो मैं आपको ये जरूर दे देता, अभय ने हल्के से कहा। इसके बाद वो स्टेज से आगे बढ़ा और काजल को स्टेज पे आने को कहा। काजल हिचकिचा रही थी, मगर कबीर का इशारा पाकर वो स्टेज की तरफ बढ़ गई। भीड़ में जो अभय के चमचे थे वो तो समझ गए कि क्या होने वाला है। हर्ष ने भी अपने आदमियों से कबीर पर नजर रखने को कहा। उसके समझ में अभी तक एक बात नहीं आ रही थी, कबीर ने अपनी असल पहचान क्यों छिपाई हुई थी। स्टेज पे काजल जैसे ही आई, अभय ने बिना देर किए वो पेंटिंग उसकी ओर बढ़ा दी। काजल पहले तो मना करती है, मगर हर्षवर्धन के कहने पे पेंटिंग ले लेती है। कबीर चुपचाप स्टेज के दूसरे कोने से सब कुछ देख रहा था। काजल पेंटिंग को देखकर कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसके पति को नीचा दिखाने के लिए अभय उसे इतनी महंगी पेंटिंग गिफ्ट कर रहा है। अचानक कबीर स्टेज की दूसरी तरफ से काजल के पास आ गया। उसने पेंटिंग काजल के हाथ से ले ली और कुछ छूकर गौर से देखने लगा। अभय को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। वो वहां चुप था, सिर्फ काजल की वजह से। वो काजल को नाराज नहीं करना चाहता था। कबीर पेंटिंग को देखने के बाद कुछ देर मुस्कुराया, जैसे पेंटिंग ने उससे कुछ बातें की हो। उसकी मुस्कुराहट देख अभय परेशान सा होने लगा था। पहले भी वो इस कबीर से हार चुका था। उसकी मुस्कुराहट में अभय अपनी दूसरी हार देख रहा था। भीड़ में मौजूद पैसों के पीछे पागल लड़कियां अभय की दीवानी हो गई थी। उनके लिए ये बहुत रोमांटिक था। भारतीय समाज शायद मोरालिटी भूलने लगा था। किसी की पत्नी को कोई दूसरा पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा था
और लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे। वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, क्या है यार, अगर मुझे अभय ने ऐसा गिफ्ट दिया होता तो मैं तो पूरी दुनिया छोड़कर उसके साथ हो जाती। हाँ, मगर उसने ये काजल को दी है और काजल ने अपनी किस्मत में खुद अंधेरा लिखा है। पता नहीं उसने क्या देखा इस दो कौड़ी के डिलीवरी बॉय में। अभय तो उसको बिना किसी शर्त के अभी भी अपना सकता है। कितना साफ दिल इंसान है, एक अच्छे परिवार से नाता रखता है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा काजल को फिर। कबीर तक भी कुछ भीड़ की आवाज आई, मगर वो उन पे ध्यान न देते हुए और पेंटिंग अभय को वापस देते हुए बोला, माफ करना, ये नकली पेंटिंग काफी नहीं है मेरी काजल को लुभाने के लिए। उसे नकली सामान और इंसान दोनों से ही बहुत नफरत है। माना हम गरीब हैं, मगर यहाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। काजल को लग रहा था कबीर जलन में ऐसा बोल रहा है। अभय चिढ़ते हुए बोला, नकली पेंटिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कुछ पता भी है इसके बारे में? कबीर जवाब देता है, आप मेरे इतने सिंपल सेंटेंस को भी नहीं समझ पाते हैं। वाह, मजा आ गया आपसे मिलकर। कमाल के इंसान हो आप, मानना पड़ेगा। बेवकूफ इंसान, क्या तुमने देखा नहीं कि अभी अभी हर्षवर्धन अंकल ने इसको परख कर इसकी बोली लगाई थी, वो भी 5 लाख। जानते भी हो 5 लाख में कितने जीरो होते हैं। अभय गुस्से में कबीर को बोलता है। कबीर मुस्कुरा कर जवाब देता है, ज्यादा जीरो गिनकर कौन बड़ा हो पाया है? मैं क्या करूंगा उसे गिनकर? बस एक ही जीरो को पहचान लो, वही बहुत है मेरे लिए। मुझे मौका मिले तो मैं जरूर एक जोकर को इंसान बनाना चाहूंगा, वो भी अपने हाथों से। अभय बोला। माहौल गर्म होता देख हर्ष बीच में आया। एक तरफ उसने अभय को शांत रहने के लिए कहा, दूसरी तरफ कबीर से अपनी बात साबित करने के लिए बोला। भीड़ भी इस नोक झोंक का मजा उठा रही थी और उसी भीड़ में से आवाज आई, ये नकली कैसे हो सकती है मिस्टर डिलीवरी बॉय? हर्ष मन में सोचा कि ये अभय की गलती नहीं है। उसने एक वास्तविक बुद्ध को डिलीवरी बॉय के रूप में देखा है। उसने सिर्फ मौत का नाम सुना है, कभी सामने बैठकर कॉफी पीते हुए नहीं देखा है। उसने कभी ये नहीं देखा है कि जान जब हलक तक आती है तो कैसा लगता है। अभय की बातों से हर्षवर्धन अपने ख्यालों से बाहर आता है। मेरे अंकल हर्ष इस इंटरनेशनल होटल के मालिक हैं। वे हमारे शहर में सभी प्रसिद्ध इंसानों को जानते हैं। वो अक्सर रईसों और अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। उनसे गलती कैसे हो सकती है? खैर, मुझे अपने दोस्त कबीर पे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। मैं उसको दोष नहीं दूंगा, आखिरकार वो इन चीजों को समझने के काबिल ही कहां है। हॉल में मौजूद लोग कबीर पर हंसने लगे। काजल को अब भी समझ जाना चाहिए, उसे अपने परिवार की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। दामाद के तौर पर इस आदमी में कोई गुण नहीं है। उनकी बातों को सुनकर इससे पहले कि कबीर कुछ कह पाता, हर्ष का चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था। वो उसका अपमान सहन कर सकता था अगर वो आम इंसान होता। वो चाह रहा था कि वो कबीर की असलियत सबको बता दे, ताकि वहां मौजूद लोग उसकी बेइज्जती करना बंद कर दें। मगर उसे डर था कि अगर उसका निशाना चुका तो हो सकता था कि उसका होटल ही ना बचे, क्योंकि वो कबीर को जानता था। वो कुछ भी करने के बाद सबूत नहीं छोड़ता था। हर्ष धीरे से कबीर को बोलता है, क्या आपने सुना? हर कोई आपसे वापस जाने का आग्रह कर रहा है। मैं भी आपको जाने की सलाह देता हूँ। आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभय हर्ष की बात सुनने के बाद बोलता है, नहीं अंकल, अब ये यहाँ से अपने घुटनों के बल बाहर जाएगा। आपकी बात नहीं मानने का इसके साथ क्या होता है, आप देखते जाओ। अभय की बात पर अब काजल भी चिढ़ गई थी। वो कबीर का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और नहीं मुझे यहाँ अब रुकना है। मेरे पति के बारे में कोई भी कुछ बोले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। माहौल ऐसे भी बहुत खराब हो चुका है। इससे पहले कुछ बुरा हो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये जोकर अपनी बात साबित ना करे या मैं सही साबित ना हो जाऊं। हर्ष अभय का हाथ पकड़कर उसको चुपचाप की कोशिश कर रहा था, मगर अभय सुनने के मूड में नहीं था। कबीर काजल को रिलैक्स करता है और उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? काजल हाँ में सिर हिलाती है। तो बस देखते जाओ मैं इस इंसान की क्या हालत करता हूं। अब कबीर क्या करेगा और क्या अभय को अब उसकी असलियत मालूम पड़ जाएगी?
कहानी अब क्या रुख लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अभय काजल को कहीं नहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कबीर पर तंज कसता है। किसी पर आरोप लगाना आसान है, मगर उसे साबित करना बहुत मुश्किल। आज तुम्हारे बेकार पति को अपनी सच्चाई साबित करनी ही होगी। हर्ष अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता है कि वो पेंटिंग नकली कैसे हो सकती है, भले ही उसे अभी लगा हो कि पेंटिंग असली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो हर हाल में कबीर की मदद करना चाहता था। अभय ने पहले हर्षवर्धन को अविश्वास से देखा, फिर कबीर की ओर मुड़ा। मुझे बताओ, ये पेंटिंग नकली कैसे है? मैंने सबके सामने तुमसे पूछा है, और अगर तुम बकवास करने की हिम्मत रखते हो तो उसे सच भी साबित करो। और अगर तुम हार गए? कबीर ने अभय को जलती हुई निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं कैसे हार सकता हूं? और चैलेंज तुमने दिया है, मैंने नहीं, अभय बोला। कुछ भी असंभव नहीं है दोस्त। मैं हार गया तो मैं हार मानकर अपने घुटनों के बल यहां से निकल जाऊंगा। तुम्हारा क्या होगा? कबीर ने अभय के साथ साथ सबसे पूछा। कबीर आप? काजल ने हल्के से अपने कपड़े टटोल लिए। उसकी भौहें फड़क गई और उसने उसे नरम आवाज में पुकारा और कबीर को चुप रहने को कहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहता, और कुछ लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत सस्ता समझ लिया है। तुम मासूम हो, तुमने पहले कभी दुनिया नहीं देखी। कबीर ने काजल के कोमल छोटे हाथ को थपथपाया, लेकिन उसकी निगाह अभय के शरीर से कभी नहीं छूटी। इस आत्मविश्वास से भरे लुक ने अभय को पल भर में दहशत में डाल दिया। दरअसल उन्होंने जो पेंटिंग खरीदी वो 3 लाख नहीं बल्कि 1 लाख की थी। उसके दोस्त ने उससे कहा था कि उसने सौदा कर लिया है और विक्रेता से कुछ गलती हुई है, इसलिए उसने सौदे को इतने सस्ते में निपटा दिया। अभय का दिमाग 10 तरीके से ख्याल बुन रहा था, जैसे कि यह आदमी इतना आत्मविश्वासी है, कैसा हो सकता है कि वो बता सके कि उसने कहां से देखा कि मेरी पेंटिंग नकली है? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वो दोस्त एक पेशेवर इंसान है, उसे इन चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है, और अंकल भी तो हैं। ये सोचने के बाद अभय का आत्मविश्वास वापस लौट आया। किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर कबीर वहां अभय के दिमाग से खेल रहा था। अभय को सबसे ज्यादा घमंड पैसे का था, और कबीर उसी पैसों पर हमला कर रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारे माध्यम से देखा कि तुम्हारी पेंटिंग नकली है। अपने दिमाग में मनोवैज्ञानिक चालें खेलने के बारे में भी मत सोचो। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं जिसका तुम नाम भी नहीं जानते होंगे। मुझे और दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करो। शर्त लगाना चाहते हो? चलो शर्त लगाते हैं। हर्ष एक शब्द कहे बिना एक तरफ खड़ा हो गया। वो खुश था कि बात अभी खून खराबे पर नहीं आई है। अभय कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर मैं हार गया तो न केवल मैं आपकी तरह घुटनों के बल यहां से निकल जाऊंगा, बल्कि मैं काजल को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। वादा है मेरा। अगर आप हार जाते हैं तो आपको न केवल अपने घुटनों के बल चलना होगा, बल्कि आपको काजल को तलाक देना होगा। ये सुनते ही कबीर खो गया। वो दुनिया के बगैर रह सकता था, मगर काजल के बगैर नहीं। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अभय ने उसे ललकारा। कबीर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन यह ठीक नहीं कि आप बिना किसी बोझ के हारे। आप हार गए क्योंकि आपके पास एक छोटा लक्ष्य था। उसी जगह अगर मैं हार गया होता तो मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। ये कैसा इंसाफ है? तो शर्त बदल लेते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आपको काजल को छोड़ना होगा, और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, और इसका भुगतान मौके पर ही कर दिया जाएगा। अभय अपना सूट ठीक करते हुए कहता है, ये एक सौदा है। कबीर ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। हाँ, ये एक सौदा है, और यहां हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है। अभय बोला, ठीक है फिर। कबीर ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उसे मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए था। वो आज पैसा अपने दिमाग और नॉलेज से कमाना चाहता था। वो आगे बढ़ा और अभय के हाथ से पेंटिंग लेकर उसे आधा फाड़ दिया। आप क्या कर रहे हो? काजल ने कबीर से पूछा। उसे कबीर की हरकत समझ नहीं आई।
अभय और बाकी लोग भी कबीर की इस हरकत से हैरान रह गए। तुम पागल हो गए हो? तुमको पेंटिंग को फाड़ने की जरूरत क्या थी? अभय ने गुस्से में कहा। हर्ष अंकल ने अभी अभी कहा था कि इस पेंटिंग की कीमत 5 लाख है। माना मेरी औकात नहीं है और मेरे पास असली पेंटिंग के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ हजार की नकली पेंटिंग के पैसे आराम से दे सकता हूं। कबीर ने अपने हाथ में बटी हुई तस्वीर को भीड़ में उछालते हुए बोला। ये क्या किया आपने? पेंटिंग को फाड़कर कौन सही गलत बताता है? हर्षवर्धन कबीर से पूछता है। आप लोग कुछ और बातें करते तो मैंने इससे पहले ही खोल दिया है। एक नजर डालें और गौर से देखिए इस पेंटिंग को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पैसों के सिवा कुछ और भी दिखता होगा। आप लोगों को प्रूफ चाहिए ना? इस ड्राइंग पेपर पर कितनी परतें हैं, कोई बता सकता है? कबीर ने सबसे पूछा। कौन परवाह करता है कि आपके पास कितने स्तर हैं? अभय ने गुस्से में कहा। तुमने मेरी बेशकीमती पेंटिंग को खराब कर दिया, इसलिए मैं हर तरीके से तुम्हें जेल में देखना चाहूंगा। जेल? ये शब्द सुनकर कबीर को हंसी आ रही थी, मगर उसने वक्त के हिसाब से खुद को रोक रखा था। उसकी आंखें ऐसी थी मानो जीत के जश्न में डूबा इंसान। उसने फिर से हर्ष को देखा और बोला, क्या आप मेरे खातिर उसे बता सकते हैं कि इस पेंटिंग में कितने स्तर हैं? हाँ, दो हैं, हर्ष ने उत्तर दिया। इस समय वो वास्तव में कबीर से चकित था। जान बचने के बाद से हर्ष को लगता था कि वो बुद्ध को समझता था। वो इस बात का गर्व भी करता था, मगर आज उसने बता दिया था कि वो सबकी समझ और पहुंच से बहुत दूर है। उन्होंने इस पेंटिंग को बहुत देर तक ध्यान से देखा और ये नहीं देखा था कि इसमें 2 परतें हैं, लेकिन इसके पीछे का राज उन्हें नहीं पता था। उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे कोई परत जानकर पेंटिंग को नकली या असली बता सकता है। क्या हुआ? आप लोग इतने चुप से क्यों हो गए? कबीर का इशारा अभय और हर्ष की तरफ था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जहां तक मैंने पढ़ा है 2 परत किंग राजवंश से पहले कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। सबको खामोश देखकर कबीर भीड़ की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलता है, आप चाहें तो इसे इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। कबीर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, मिंग राजवंश के पास कुछ ऐसा कैसे हो सकता है जो केवल किंग राजवंश में मौजूद था? क्या ऐसा हो सकता है कि तांग मिंग राजवंश से किंग राजवंश में गलती से आ गए थे? ये नहीं हो सकता। अभय ने अपना सिर हिलाया। तुमने कैसे जाना कि 2 परत की है? मेरा दोस्त मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। हर्षवर्धन ने समय पर कहा, यह सही है, ये पेंटिंग नकली है। मैं पहले अंधा था और गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि मैंने कभी इन चीजों को बारीकी से नहीं समझा था। अब जब सबूत यहां है तो हर कोई देख सकता है कि यह सच है या नहीं। कबीर ने राहत की सांस ली जब हर्ष ने भी उसको सही साबित किया। कबीर धीरे से अभय के पास जाता है और उसे दिलासा देने का नाटक करता है। बहुत दुखी मत हो, इस तरह की नकली पेंटिंग केवल 5000 के आसपास है। अभय, आप वालिया परिवार के एक युवा मालिक हैं। कुछ हजार का नुकसान आप आराम से उठा लेंगे। मेरे डैड गलत नहीं बोलते हैं, मुझे बिजनेस करना नहीं आता। 5000 की चीज मैंने 1 लाख में ले ली। उस हरामखोर ने मुझे ठग लिया, उसको तो मैं कहीं का नहीं रहने दूंगा। मैंने उस पर भरोसा करके 10 लाख का दांव खेल गया। अभय को चीट करके तुमने अच्छा नहीं किया है। अभय वालिया नाम है मेरा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, इस मामले पर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। आखिर आपके पास इस परेशानी के अलावा और भी मुश्किल है। आपको अभी भी मुझे 1 मिलियन की रकम देना है। कबीर ने उसे फिर से दिलासा देते हुए शर्त के बारे में याद दिलाया। अभय ने अपना सिर उठाया और कबीर को दुख भरी नजरों से देखा। वो कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, मगर बहुत हल्के आवाज में बात की। तुमने शर्त को गंभीरता से नहीं लिया है ना? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कबीर उससे नाराज नहीं था, पर अपना गला साफ करते हुए उसने सीधे तौर पर कहा, ये ठीक है अगर आप मुझे और अन्य छोटे लोगों को मूर्ख और पागल मानते हैं। आखिर हम सभी गरीब हैं और आपके अमीर परिवार से हमारी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अगर आप वालिया परिवार के बारे में सोचिए, जबान देकर मुकरना आप लोगों के शान के खिलाफ है। हर्षवर्धन साहब भी इसके गवाह हैं।
हर्ष जानता था कि कबीर को उस पर दबाव बनाने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अभय को पैसे देने में हालत खराब हो रही थी। कबीर ने हर्ष का नाम लेकर अब बात और बड़ी कर दी। उसके इस जाल से अभय का निकल पाना बहुत मुश्किल था। हर्ष ने अभय को देखा और गंभीरता से पूछा, क्या मिस्टर अभय, आपको लगता है कि आपका परिवार इतना समृद्ध है कि आप मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी कर सकते? ऐसा लगता है कि मैंने आपके पिता को पहले जो कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था उसे एक नए नाम से बदलना पड़ेगा। हर्षवर्धन की बातें सुनकर अभय पसीने से तरबतर हो गया। उसकी सारी खुशियां अब छिनते जा रही थी। पैसे भी गए और काजल के सामने इज्जत भी गई। अगर उसके पिता को पता चल जाए कि उसने अपने चक्कर में उनका करोड़ों का नुकसान किया है तो शायद उसे परिवार से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। अभय का दिमाग अभी प्रेशर कुकर की तरह हो गया था। उसके लिए करो या मरो वाली बात हो गई थी। काजल कबीर को रोकना चाहती थी मगर उसे अभय का हर लफ्ज याद था। आज उसका सर सबके सामने ऊंचा हो गया था। उसके सो कॉल्ड जोकर ने सबको हरा दिया था। हॉल में सबकी निगाहें अभय पर ही रुकी थी। सब देखना चाहते थे कि 10 लाख हार कर इंसान कितना खुश दिखता है। खैर, सवाल अभी तो ये था कि अभय सच में क्या पैसे देगा कबीर को। अभय अब कबीर के जाल में फंस चुका था, मगर क्या सचमुच वो पैसा देगा और क्या कबीर लेगा? क्या इस बेइज्जती के बाद अभय चुप बैठेगा या बदला लेगा कबीर से? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। अभय अचानक मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसके साथ बस मजाक कर रहा था। कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार की इज्जत कुछ पैसों के लिए नहीं नीलाम करने वाला। ये सिर्फ एक 10 लाख की बात है। अगर मेरी पूरी दौलत भी मेरे परिवार के लिए चली जाए तो हम नहीं। मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वास्तव में इतना नहीं है। क्या आप लोग मुझे कुछ टाइम दे सकते हैं इसके लिए? अभय ने सोचा कि एक बार जब वो इस जगह को छोड़ देगा तो शायद किसी को इस जोकर में और उसकी शर्त में इतनी दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उसे शक था कि हर्षवर्धन विशेष रूप से कबीर की खातिर उसके पास जरूर आएगा। हालांकि कबीर उसके चालाकी को भांप गया था। कबीर ने तुरंत मना कर दिया, आप किसे झांसा दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका अमीर परिवार 1 मिलियन भी खर्च नहीं कर सकता? देने की नियत हो तो इंसान के पास पैसे आ ही जाते हैं। कबीर, मेरा यकीन करो, मेरे पास वास्तव में नहीं है। अभय ने अपना हाथ लहराया और इशारे में जेब खाली होने का दावा पेश किया। चलो मान लिया मैंने कि आपके पास इस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं है, मगर आपके पिता के पास तो होना ही चाहिए, है ना? किसी भी मामले में ये सारा पैसा जो आपके मुताबिक आपके पापा का है, बाद में वो आपका ही होगा। आप भूल गए शायद कि आप अपने परिवार के इकलौते बेटे हो, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी और मांगते हैं उनसे या बाद में। कबीर ने रिक्वेस्ट किया अभय से, रहने भी दो, अब आप मामला यही खत्म करते हैं। इस समय काजल ने कबीर की आस्तीन खींचते हुए कहा। अभय को डर था कि कबीर उसको मजबूर करने के लिए हर्षवर्धन की उपस्थिति का उपयोग करेगा और वो अपने पिता के बिजनेस को भी लेकर डरा हुआ था। कहीं बाद में हर्ष बदला लेने की कोशिश न करे। यहाँ उसके दो दुश्मन हो गए थे। अभय को सुनाने के लिए कबीर काजल से जोर से बोला, ये ठीक है, अभय उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो अपनी बात नहीं रखता हो, है ना? हर्ष की निगाहों में अभय का चेहरा लाल हो गया। वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा रहा था। एक पल झिझकने के बाद अभय ने कहा, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं अभी। मुझे पैसे उधार लेने के लिए फोन घुमाना पड़ेगा। मैं तुरंत गया और तुरंत आया। इसके साथ ही वो कमरे से बाहर चला गया और कुछ फोन किए। कुछ मिनटों के बाद अभय ने वास्तव में 1 मिलियन काजल के बैंक में भेज दिए। काजल ने फिर उसे चेक करके कबीर को बताया, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसे आराम से खर्च करेंगे। जब अभय इतना बोलकर वहां से चला गया तो उसने महसूस किया कि उसका दिल खून के आंसू बहा रहा था। उसका गला सूख गया था। काजल ने कबीर को गौर से देखा। अभय वैसे तो कमरे से जा चुका था, मगर उसके दुख की मौजूदगी हॉल में मौजूद लोगों में दिख रही थी। उसके हॉल से चले जाने के बाद बहुत से लोगों की तरह काजल को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कबीर ने अभय को न सिर्फ हराया
बल्कि उसको थप्पड़ मारकर घुटनों के बल भेजा वहां से। काजल सोच रही थी कि कबीर हमेशा घर पर विनम्र रहा, चाहे कुछ भी हुआ उसने कभी एक शब्द नहीं कहा, भले ही उसे दूसरे द्वारा धमकाया गया हो। वो शख्स कभी किसी को निगाह ऊपर कर नहीं देखता। वो आज अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया कि उसने 2 दफा सबसे पॉपुलर लड़के को हरा दिया। इसके अलावा वो आमतौर पर दूसरों को पार्सल पहुंचाता है। उसके जीवन का अभी सबसे बड़ा सच यही था। ऐसी आम जिंदगी जीते हुए उसको ये सब कहां से पता चला? धन्यवाद हर्ष साहब, कबीर ने हर्ष का अभिवादन किया। मैं किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन आपकी बात अलग थी। मैं दूसरों को अपने वचन पर कायम रहने की नसीहत हमेशा देता हूं। इंसान की जुबान की कीमत होती है, बिजनेस में खास करके। अपने बात से मुकरने वालों के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है। हर्षवर्धन ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा। फिर हर्ष वहां हॉल से बाहर चला गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर हर्षवर्धन आपके प्रति कुछ ज्यादा ही सम्मान रखते हैं? ऐसा क्यों? काजल ने कबीर को अजीब भाव से देखते हुए पूछा। काजल के सवाल से कबीर कुछ परेशान सा हो गया। उसको नहीं पता था कि उसकी प्यारी पत्नी इतना दिमाग लगाती थी। वो डर गया कि कहीं इसे कुछ अजीब लगा तो इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, हो सकता है कि वो अमीर होने के बाद भी एक अच्छे इंसान हो, जो किसी को पैसों में नहीं तोलते हों। हालांकि हर्षवर्धन ने उन्हें रात के खाने की पेशकश दी थी, मगर कबीर को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो ऐसी चीजों में ज्यादा रहा तो उसका भेद खुलने का खतरा था। हर्षवर्धन ने हॉल में मौजूद किसी भी इंसान को खाने का निमंत्रण नहीं दिया था। अभय की हार में हर्षवर्धन का भी हाथ नजर आ रहा था। हॉल में मौजूद लोगों ने अब खाने की ओर अपना रुख कर लिया था। भीड़ पहले से कुछ कम हो गई थी। अभय के प्रशंसक उसके साथ ही पार्टी को अलविदा कह चुके थे। हम भी क्यों नहीं चलते? काजल ने सुझाव दिया। रात का वक्त है और देर हो रही है। अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरे होते हुए आपको किस बात का डर है? और वैसे भी इतनी हसीन लड़की के साथ तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूं। ये तो फिर भी शिमला ही है। कबीर की बात सुनकर काजल कबीर को एक प्यारी सी मुस्कान देती है। काजल फिर कबीर के साथ हॉल के दूसरे कोने में चली जाती है, जहां खाने की मेज पहले से तैयार थी। हल्के संगीत के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पार्टी का माहौल इतने उथल पुथल के बाद अब शांत लग रहा था। जब वे दोनों खाना खा रहे थे, कबीर को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। बॉस, सावधान रहें, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं बाहर आया हूं। मुझे अपने लोगों ने आगाह किया है। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये मैसेज कार्तिकेय ने किया था। हालांकि कार्तिकेय ये अच्छे से जानता था कि कबीर को हराना नामुमकिन है, मगर 2 साल का बदलाव भरा जीवन शायद कबीर के लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर दे। मैसेज पढ़ते पढ़ते कबीर के मुंह से निकल गया, व्हाट द हेल। कबीर ने ध्यान नहीं दिया, मगर उसके पास बैठी काजल ने यह सुन लिया। क्या हुआ? काजल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कबीर मुस्कुराया। क्या तुम अभी कुछ और खाना चाहोगी? मेरा तो हो चुका। रात के 10 बज चुके हैं, हमें वापस जाना चाहिए, अब देर हो रही है। माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। हाँ, चलो घर चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आज रात तुम्हारी कार चलाऊंगी। प्लीज प्लीज, तुम डरो मत बिल्कुल भी। मैंने ड्राइविंग स्कूल में पिछले कुछ दिनों में अपने ड्राइविंग स्किल पर बहुत काम किया है, काजल ने कबीर से कहा। कबीर एक पल के लिए झिझका। अगर वो नॉर्मल टाइम में होता तो अच्छा होता। वो बिना किसी शर्त के इस प्यारी सी लड़की को अपनी कार दे देता, लेकिन कार्तिकेय का मैसेज पढ़ने के बाद उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। पता नहीं कौन क्या करने वाला था। क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? और मैंने सच में अपने ड्राइविंग स्किल पर बहुत मेहनत की है। मैं लास्ट वीक की तरह फिर से कार को खेतों में नहीं चलाऊंगी, रोड पर ही रखूंगी। काजल ने कबीर का हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा। सफेद और कोमल छोटे हाथ उसके हाथ में मिले, कबीर का दिल पिघलने लगा। कबीर यूं तो पहले भी हर तरह की महिलाओं के संपर्क में आया था, चाहे वो किसी भी देश और भेष की लड़की हो। कबीर को कभी भी उनमें से किसी के लिए कुछ खास आकर्षण नहीं हुआ था। एक वजह कबीर का काम भी था, जो उसे कभी किसी के नजदीक नहीं आने देता था। मगर काजल की बात और थी।
कबीर उसके सामने बिल्कुल बदल जाता था। कबीर ने काजल को कार चलाने की परमिशन दे दी। कबीर ने अवाक होकर काजल से पूछा, एक बात बताओ, जिस स्किल की तुम बात कर रही थी क्या ये वही है? ओह सॉरी, मैं बस दोपहर को प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं। जैसे ही काजल ने अपनी बात पूरी की, उसने एक झटके में अपनी कार को बाईं गली की ओर झुका दिया। कबीर अपने दोनों हाथ से कार को पकड़े हुए था। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि दो और हाथ कहां से लाए कि वो ठीक से बैठ सके। कबीर आखिरी में कार को उस गली में रुकवाता है और काजल को ड्राइविंग सीट के बगल में भेज देता है। कार अब कबीर चला रहा था। काजल समझ गई थी कि उससे कोई गलती हो गई है। बीप 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 बीप। कुछ दूर बढ़ते ही उनके पीछे से हॉर्न की आवाज आई। कबीर ने उस गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो गाड़ी बार बार कबीर के गाड़ी के पास आती, फिर दूर चली जाती। ऐसा बहुत देर से हो रहा था। जल्द ही कबीर को कार्तिकेय का मैसेज याद आने लगा। अब वो खुद को धीरे धीरे अलर्ट कर रहा था। उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, मगर इसका जिक्र वो अभी काजल से नहीं करना चाहता था। उसके पीछे वाली वैन उसके आगे नहीं जा रही थी, बल्कि उसका पीछा कर रही थी। वो जहां भी जाता, कार उसके पीछे ही रहती। काजल को भी अब कुछ समझ आ रहा था कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है। अब उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। इस दौरान कबीर ने कार के सामने वाले हिस्से की तरफ एक्सीलरेट करके पूरा मोमेंटम आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर उसने अचानक ब्रेक लगाया और कार को घुमाने के लिए अपनी गाड़ी के हल्के वजन का इस्तेमाल किया। जहां तक उसके पीछे वैन का सवाल था, जब उसने कबीर को ब्रेक लगाते देखा तो सोचा कि उसके दाहिने तरफ से उसके आगे जाकर गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दे, मगर उसका अंदाजा गलत था। कबीर ने तो अपनी गाड़ी का डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया। पीछे की वैन अब कबीर की गाड़ी से आगे निकलकर सीधे BMW से टकरा गई। BMW वाले ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद स्पीड के कारण किसी के पास समय नहीं बचा था। यह हादसा वैन के अचानक साइड की तरफ मोड़ने से हुआ था। दोनों गाड़ियों की टक्कर बहुत जोर की थी। ये कौन लोग थे जो कबीर का पीछा कर रहे थे? कबीर कब तक काजल से अपनी असलियत छुपा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन कबीर होश में था। वो जानता था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। कबीर ने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। जो शिकार करने आया था वो खुद शिकार हो गया था। यह कबीर की किस्मत ने साथ दिया था। दूसरी ओर काजल इतनी डरी हुई थी कि वो 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लंबी लंबी सांसें उसकी बेचैनी को दर्शा रहे थे, जो वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी अभी हुआ था वो काजल के लिए एक फिल्म जैसा था। उसने कभी भी ऐसा फेस नहीं किया था। कबीर की मुसीबत ये थी कि वो पहले किसे देखे। एक तरफ काजल थी, दूसरी तरफ उस वैन का ड्राइवर जो उसे शायद मारने आया था। वो काजल को कहता है, तुम यहीं बैठे रहना प्लीज, गाड़ी से बाहर मत उतरना, मैं जरा देख कर आता हूं कि बाहर क्या चल रहा है। कबीर इतना कहने के बाद वहां से दौड़कर वैन की तरफ आता है। काजल उसे रोकना चाहती थी, मगर उसके डर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वैन के ड्राइवर ने कबीर को रियर व्यू मिरर से भागकर उसकी तरफ आते हुए देखा। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसने कबीर को नहीं बल्कि अपनी मौत को देख लिया हो। उसने गाड़ी का जायजा लिए बगैर ही एक्सीलरेटर पर पैरों से जोर लगाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मुझसे बच सकते हो? मेरे हाथ में आया शिकार और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता है। कबीर ने उसकी हालत देख के कहा, वो लक्ष्य जो बुद्ध के हाथों से बच जाए अभी तक बना नहीं। वैन टूटी होने के कारण अपने नॉर्मल स्पीड से कम की रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी। शायद उसका एक्सल टूट गया था। वो अभी भी कुछ ही आगे निकल पाई थी। कबीर अब उस तक पहुंच गया था। तभी उसे किसी इंसान की दर्द भरी आवाज आई, हेल्प मी, हेल्प मी। कबीर ने अचानक उसके बगल में BMW से एक लड़की की आवाज सुनी। BMW उसके बगल में उल्टी पड़ी थी और एक हाथ उसमें से मदद की गुहार लगा रहा था। गाड़ी का दूसरा तरफ नहीं दिख रहा था। कबीर के पास यहाँ कोई
ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा वैन के ड्राइवर को मैं बाद में पकड़ लूंगा, पहले मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए। कहीं दूर उसके मन में यह भी चल रहा था कि BMW का एक्सीडेंट पूरी तरह से उसके ही कारण हुआ था। अगर उन पर कोई अटैक नहीं हुआ होता तो शायद वो BMW बिल्कुल सुरक्षित होती। कबीर वैन को छोड़कर कार के ड्राइवर साइड के पास गया और ड्राइवर को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। एक लड़की थी। वो नाजुक लगने के साथ साथ युवा और सुंदर थी। काजल की तुलना में उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी। हालांकि उसका स्वभाव एक परिपक्व इंसान जैसा था। उसको शायद बहुत चोट आई थी, मगर उसके चेहरे से एक फिक्र जाहिर हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? कबीर ने उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। उसे बचाओ, जल्दी जल्दी करो और मेरी बहन को बचाओ प्लीज। वो लड़की विंड स्क्रीन से टकराकर खून से लथपथ थी, लेकिन उसने फिर भी इस बात को नजरअंदाज किया। वो अपनी बहन को लेकर घबराई हुई थी। कबीर का ध्यान अचानक सीट पर खून से लथपथ एक छोटी बच्ची पर गई। रात का समय होने के कारण वहां थोड़ा अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट भी कुछ दूर पर थी। बहुत मुश्किल के साथ कबीर उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी। पहले जो लड़की बाहर आई थी, अब उसका चेहरा भी खून से भीग चुका था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दर्द के कारण कर नहीं पा रही थी। कबीर हालत को देख कुछ कुछ समझ रहा था कि इस छोटी लड़की ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए उसकी चोटें उसकी बड़ी बहन की तुलना में ज्यादा थी। ठीक उसी समय वहां पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई। एक पुलिस वाला मौके पर मौजूद सभी चीजों को बारीकी से देखता है और दूसरा पुलिस वाला पास के एक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का इंतजाम करता है। मौके की नजाकत को देखते हुए वहां खड़ा पुलिस वाला उस घायल बच्ची को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। बहन पुलिस वाले के इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी, मगर कबीर रोक देता है और छोटी लड़की को जमीन पर लेटाकर उसके शरीर की जांच करने लगा। दूसरी तरफ काजल भी अब अपने सदमे से उबर चुकी थी और पुलिस को आता देख वो हिम्मत करके गाड़ी से उतर जाती है और तेजी से कबीर की तरफ बढ़ती है। माफ कीजिए, क्या आप एक डॉक्टर हैं? कबीर के पास खड़ी लड़की ने उससे पूछा। कबीर एक पल के लिए झिझका और सिर्फ सिर हिलाया, जिससे कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आए। काजल भी अब वहां पहुंच गई थी। उसने इतना सारा खून पहली बार देखा था। काजल खुद को संभालते हुए बोलती है, ये बच्ची इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गई? जल्दी करो और उसे हॉस्पिटल भेजो। आप डॉक्टर नहीं हैं। कबीर प्लीज जल्दी करिए। वो डॉक्टर नहीं है। जब उस लड़की ने यह सुना तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। वो गुस्से में आगे बढ़ी और कबीर के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम इंसान हो या हैवान? तुम इस तरह किसी के जीवन का मजाक कैसे बना सकते हो? लुक मिस्टर, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कबीर का पूरा ध्यान अभी भी बच्ची पर था। वो फालतू की बहस में कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस थप्पड़ से चौकन्ना हो गया। वो धीरे से बोला, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं लड़की को बचा सकता हूं। जल्दी करो और हमें अस्पताल जाने दो। पुलिस के साथ लड़की ने उस बच्ची को उठाया और पुलिस के साथ कार में बैठने लगी। कबीर ने उसे रोका और एक जोर के धक्के के साथ बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। आप जो भी सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी कीमत पर इस लड़की के खून को रोकना है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी आप इसे नहीं बचा पाओगे। कबीर ने बच्चे को जमीन पर फिर से लिटा दिया और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर पर कहीं जोर से तो कहीं धीरे धीरे प्रहार करने लगा। वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो रहे थे उसकी इस हरकत पर। उसने जाने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके प्रमुख एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील कर दिया था। सेकंड्स के अंदर उस लड़की का खून बहना कम होने लगा, लेकिन अभी भी कबीर धीरे धीरे उस लड़की के शरीर में कुछ कर रहा था। उसकी बड़ी बहन ये सब देखकर कुछ परेशान थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कबीर को गुस्से में कहा, आप क्या कर रहे हो? वो अभी एक बच्ची है। कबीर पर कोई असर पड़ता न देख वो कबीर को खींचने लगी, मगर कबीर एक पहाड़ की तरह स्थिर था। 1 इंच भी नहीं हिला वो अपनी जगह से। कबीर, आप क्या कर रहे हो? काजल भी चिंतित हो गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मेरी बहन को मारोगे तो मैं सोफिया कसम खाती हूं कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
सूफिया ने गुस्से से कहा। तभी दूर से सबको एम्बुलेंस का साइन सुनाई दिया। सूफिया अभी भी कोशिश में थी कि कबीर उसको हॉस्पिटल जाने दे। एम्बुलेंस में से एक डॉक्टर उतरा और तुरंत एक वार्ड बॉय के साथ मिलकर छोटी लड़की को एम्बुलेंस में अंदर ले गया। इस बार कबीर ने कोई विरोध नहीं किया। सूफिया भी उनके साथ एम्बुलेंस में चली गई। डॉक्टर ने पुलिस को साथ चलने को कहा, केस के विटनेस के तौर पर। यह एक रोड एक्सीडेंट था। सूफिया ने एम्बुलेंस में जाने से पहले कबीर को गुस्से में घूरा। एम्बुलेंस में डॉक्टर ने छोटी लड़की की स्थिति की जांच करने के बाद बोला, क्या आप इसकी बहन हैं? आपने मेरे आने के पहले जो कुछ भी किया वो वाकई बहुत तारीफ काबिल है। ब्लीडिंग बंद कर दिए। आपने इसे कैसे रोका? क्या? सूफिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा। उसने उसे गलत समझा था जिसने उसकी बहन की जान बचाई थी। मेरी बात मानिए और इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपके समझ में नहीं आता है तो दिखावा करने की कोशिश न करें। आपको पता है आपकी वजह से वो लड़की मर सकती थी। मेरा मतलब उसके साथ जो करना था वो उसके घर वाले सोचते। आपको बिना वजह ऐसा करने की क्या जरूरत थी? घर के पूरे रास्ते में काजल कबीर को डांटते हुए गई। ठीक है मेरी प्यारी बीवी, मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा कुछ अब आपके सामने कभी नहीं करूंगा। कबीर ये बात उसको नहीं समझा सकता था कि वो सच में किसी को बचा रहा था, इसलिए वो केवल ये स्वीकार कर सकता था कि वो वहां सबको बेवकूफ बना रहा था। इस देरी की वजह से दोनों जब घर पहुंचे तो रात के 2 बज चुके थे। उनको नहीं पता था कि कौन सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही। उन्होंने घर के अंदर आकर जैसे ही लाइट जलाई तो देखा कि काजल के माता पिता लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं। वे दोनों बहुत खराब तरीके से उन्हें घूर रहे हैं। काजल ने अपना पर्स सोफे पे रखते हुए कहा, माँ तुम सब इतनी रात को क्यों जग रहे हो? बात बनाना बंद करो और ये बताओ तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? काजल की माँ ने सख्ती से पूछा। काजल जो कुछ रास्ते में हुआ वो जैसे ही बताना चाहती थी कि तभी कबीर उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। वो समझ जाती है कि कबीर किस तरफ इशारा कर रहा है। फिर बात बदलते हुए बस इतना बताती है कि उसके क्लासमेट ने उस रात अपना बर्थडे पार्टी दिया था, इसलिए उन्हें देर हो गई। क्लासमेट की बर्थडे पार्टी? काजल की मां ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अभय वालिया के बारे में बात कर रही हो? वाओ मॉम, तुम्हें कैसे पता चला? काजल ने उत्सुकता से अपनी मां की ओर देखते हुए पूछा। मुझे न केवल ये पता है बल्कि आप लोगों ने जो गुल खिलाया पार्टी में वो भी पता है। मैं ये भी जानती हूं कि इस छोटे से बेकार इंसान ने वालिया परिवार के अच्छे लड़के को 1 मिलियन का चूना लगाया है। काजल की मां ने गुस्से से कहा, मां मैंने किसी को धोखा नहीं दिया इन पैसों के लिए। कबीर ने कहा, अभी कुछ देर पहले अभय के पिताजी ने मुझे फोन किया था और सब कुछ साफ साफ बता दिया है, काजल की मां ने कहा। काजल और कबीर दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कैसे इनको समझाया जाए। क्या काजल के माता पिता अब दोनों को घर से निकाल देंगे या सिर्फ कबीर को सजा देंगे? क्या रुख लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। काजल के पिता अपनी जेब से सिगार निकालते हुए कहते हैं, तुम लोगों को जो आजादी मिली है उसका गलत फायदा मत उठाओ। दोस्त और दुश्मन में बहुत बारीक फर्क होता है और दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। पापा उसने ही हमसे शर्त लगाई थी और मेरे लिए उसकी नीयत अच्छी नहीं है। आप और माँ ये बात क्यों नहीं समझते? काजल अपने पिता से झल्ला कर बोली। मैंने हाल ही में वालिया ग्रुप के साथ बहुत से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है। ये तुम्हारी कोई पार्सल डिलीवरी जैसी डील नहीं है, समझी तुम? काजल के पिता इतना गुस्सा कभी नहीं हुए थे। साफ जाहिर था कि अभय ने अपने पिता के जरिए सारस्वत परिवार पर उंगली उठाई थी। काजल के पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे मगर इल्जाम नहीं। काजल कुछ और बोल पाती इससे पहले ही उसके पिता वहां से उठकर चले गए। पिता के वहां से जाने के बाद काजल को कुछ हिम्मत आई और वो अपनी मां के पास जाकर बैठ गई। उसका एक हाथ उसकी मां के हाथ में था जिसे वो कसकर पकड़ी हुई थी। मां, ये पैसे वास्तव में कबीर ने एक शर्त में जीते हैं। इसके अलावा आपने ये नहीं देखा कि अभय ने आज कबीर का कितना अपमान किया? देखो बेटा, तुम समझती नहीं हो। पहले ही अपने परिवार में तुम्हारे पिता का कोई खास सम्मान नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वो फेलियर साबित हुआ। अब जब उन्होंने कुछ
काम वालिया परिवार के साथ शुरू किया है तो आप लोग प्लीज उसे बर्बाद मत करो। तुम्हारे पिता की यह परीक्षा है, काजल की मां उसे समझाते हुए बोली। मां, जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए परेशान हो, वैसे ही मैं भी अपने पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाती। आपको तो ये बात समझनी चाहिए। काजल ने अपना मत रखा। उसका अपमान? काजल की मां गुस्से में हंसी। उसमें क्या है जो दूसरे उसका अपमान करेंगे? कल सुबह होते ही उसे पैसे वापस करने हैं, बोल देना, और इज्जत के साथ अब ऐसे माफी मांगने को भी बोल देना। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां को कैसे समझाए। तभी उसकी मां की आवाज आई, और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं हुआ तो ये इंसान कल घर के बाहर होगा, याद रखना। काजल की मां बोल तो काजल को रही थी, मगर वो देख कबीर को रही थी। कबीर उनकी इस बात से दुखी होकर बोला, मां, मैं आपको इस पैसे से सम्मानित करना चाहता था, आपके और पापा के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं सारा पैसा लौटा दूं तो ठीक है, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमरे में कुछ हल्की रोशनी थी। कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वहां काजल भी आकर लेट गई। कबीर उसको देखकर समझ गया कि वो किसी बात से परेशान है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ काजल, तुम किस बात से परेशान हो? काजल हल्की आवाज में बोली, उन बातों पर ध्यान मत देना जो मेरी मां ने तुम्हें आज कही। कबीर ने अपने शरीर को बिस्तर पर घुमाया और कहा, चिंता मत करो, अगर मुझे इतनी छोटी सी बात की परवाह होती तो मैं बहुत पहले गुस्से से मर जाता। तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मेरे परिवार में हर कुछ बिजनेस ही क्यों है। काजल ने अफसोस जताया, मैं कल सारे पैसे भेज दूंगा, नहीं तो अब है तुम्हारे परिवार के लिए फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। पापा उसकी वजह से परेशान दिख रहे थे। कबीर ने काजल को आश्वस्त किया, माफी मैं मांग लूंगी उससे, तुम कुछ मत कहना। काजल बोली, मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी अनपढ़ और जाहिल अमीर से माफी मांगे, ये मुझे मंजूर नहीं। कबीर की आखिरी बात सुनकर काजल मुस्कुराई। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ गया और बाहर जाने से पहले आदतन उसने घर के छोटे बड़े काम पूरे कर लिए। उसे अभय को पैसे लौटाने थे, माफी मांगते हुए। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसे पिछली रात हुआ एक्सीडेंट याद आ गया। वो मासूम सी बच्ची याद आ गई जिसे बचाने के चक्कर में उसे थप्पड़ खाना पड़ा था। पैसे लौटाने के पहले मुझे एक बार उस बच्ची को जरूर देखना चाहिए। वो अभी भी उस बच्ची की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसके लिए उस बच्ची से मिलना उसके फर्ज का हिस्सा था। कबीर ने सीधा पीपल्स हॉस्पिटल की ओर अपनी गाड़ी का रुख किया। अस्पताल काफी बड़ा था। ये शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। अंदर पहुंचने के बाद कबीर रिसेप्शन पर उस लड़की के बारे में पूछने गया, मगर उसे छोटी बच्ची का नाम याद नहीं आ रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे सोफिया दिख जाती है। वो चुपचाप उसके पीछे उस वार्ड तक पहुंच जाता है जहां वो बच्ची एडमिट थी। जब वो वार्ड में पहुंचा तो उसने देखा कि बच्ची अभी भी होश में नहीं आई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। कबीर कंप्यूटर के मॉनिटर को रीड करने लगा। लड़की के पल्स रेट कम थे। कबीर बिस्तर के करीब गया। वो बिस्तर के पास पहुंचा ही था कि सोफिया पीछे से आ गई। कबीर को देखते ही वो चौंकते हुए बोली, आप यहां कैसे? कबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ये देखने आया था कि मेरी छोटी दोस्त कैसी है। सुहानी? कहते ही सोफिया की आंखें नम हो गईं। क्या स्थिति अच्छी नहीं है? कबीर ने सुहानी को देखते हुए सोफिया से पूछा। फिर उसने खुद उस बच्ची का नब्ज चेक किया और पाया कि रुक रुक कर चल रहा था। ये स्थिति कभी भी जानलेवा बन सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि कल रात को हुए एक्सीडेंट के बाद इसके नाजुक शरीर पर बहुत सारी अंदरूनी और गहरी चोटें आई हैं, इसलिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अस्पताल ने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है, वो लोग आते ही होंगे। मैंने भी अपने दोस्तों को कहा है कि इस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को तलाश करें। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इससे, ये बहादुर बच्ची है। कबीर ने सोफिया को दिलासा देने की कोशिश की। अचानक सोफिया बोली, कल रात की मेरी हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे आपको थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं था। रात गई बात गई, आप परेशान थी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है,
मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको गलत समझा, आप भी मुझे सजा दे सकते हैं। सोफिया का रवैया अलग था और ईमानदार भी। हालात गलत थे, आप नहीं। कबीर ने उसे समझाने की कोशिश की। जैसे ही कबीर ने अपना कहा पूरा किया, अचानक सुहानी के पास रखे सभी उपकरण के अलार्म बजने लगे। अन्य वार्डों में बैठे 7-8 डॉक्टर अलार्म सुनते ही दौड़ पड़े। कबीर और सोफिया को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस कृष्णमूर्ति भी अलार्म का शोर सुन अपने ऑफिस से निकले। डॉक्टर कृष्णमूर्ति उस डॉक्टर के समूह में सबसे सीनियर थे। सबसे अधिक अनुभव और सबसे अधिक अधिकार वाले डॉक्टर भी वही थे। उन्होंने अनगिनत कठिन और बड़ी बीमारियों का इलाज अपनी रहस्यमय तकनीक से किया था। यहाँ वो दिल्ली से खास सोफिया के कहने पर आए थे। अपनी उम्र के बावजूद डॉक्टर साहब किसी से कम नहीं थे। सबसे पहले वार्ड में वही दाखिल हुए। डॉक्टर ने जब उस छोटी बच्ची को देखा तो वो थोड़ा डर गए। हालांकि उन्होंने अनगिनत मरीजों को ठीक किया था, मगर बच्ची को देखते ही बोल पड़े, इसकी स्थिति खतरनाक हो रही है। बहुत अच्छी देखभाल और तुरंत सर्जरी के बावजूद बच्ची का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECR सीधी रेखा में बढ़ने लगा था। सब घबरा गए। सोफिया तो इतनी चिंतित थी कि आंसू गिरने ही वाले थे, मगर उसे यकीन था कि सभी डॉक्टर मिलकर उसकी बहन को बचा लेंगे। कबीर उदास मन से कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जल्दी करो और इस बच्ची के कपड़े उतारने में मेरी मदद करो, मैं अब इसे दूसरे तरीके से बचाऊंगा। वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स ने उनके साथ मिलकर उस बच्ची के ऊपर वाले कपड़े निकाल दिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने अपने असिस्टेंट को जल्दी उनका बैग लाने को कहा। 5 मिनट बाद असिस्टेंट ने डॉक्टर को उनका बैग लाकर दे दिया। डॉक्टर साहब ने बिना देर किए 5 चांदी की सुइयां निकाली। एक्यूपंक्चर निडल। कबीर धीरे से बुदबुदाया। वहां किसी को सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने सुहानी के गले के पास लगातार 4 सुइयां डाली। कुछ देर तक इस तकनीक से फायदा होता नहीं दिखा, लेकिन 5वीं सुई लगाते सुहानी के ECR में अच्छा बदलाव दिखा। लेकिन इससे पहले कि सभी खुश हो पाते, सुहानी की स्थिति दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या अफसोस है, अगर मैं इस तकनीक के अंतिम कुछ हिस्सों को जानता तो ये बच्चा अभी भी बच सकता था। डॉक्टर धीरे से सुहानी से बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। सभी ने अफसोस में सिर हिलाते हुए सोफिया को सॉरी बोला। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आप प्लीज सुहानी को बचाएं, कैसे भी करके। मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा दूंगी। उसकी उम्र नहीं है कुछ भी। सोफिया के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने डॉक्टर कृष्णमूर्ति का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसके बचने की आखिरी उम्मीद हो। मिस सोफिया, संभालो खुद को। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अभी इस बच्चे को बचाने वाला एकमात्र इंसान शायद वो विशेषज्ञ है जिसने एक्यूपंक्चर निडल में महारत हासिल की है। डॉक्टर ने बोला। ये इंसान कहाँ मिलेगा? मैं अभी जाकर उसे बुलाती हूँ, सोफिया बोली। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने फिर से आह भरी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें खुद बता देता। इस तकनीक को मैंने जिससे सीखा था, मेरे वो गुरु अब दुनिया में नहीं रहे। जाने के पहले उन्होंने मुझे भी इतना ही सिखाया है। अगर आपको ऐसा कोई मिल भी जाए तो अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति की आंखों में एक अफसोस दिख रहा था। यही वो वक्त है जब इंसान को उसके इंसान होने का एहसास सबसे ज्यादा होता है। एक बार मैं ऐसे करूं क्या? इस महत्वपूर्ण पल में कबीर किसी की परवाह नहीं कर सकता था। उसे ये करना ही था। उसने आगे कदम बढ़ाया और डॉक्टर कृष्णमूर्ति के हाथ से चांदी की सुई को पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे उसके शरीर में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति और सोफिया अचानक से कबीर को ऐसा करता देख डर गए। क्या सुहानी बच पाएगी? कबीर डॉक्टर न होते हुए भी एक्यूपंक्चर निडल के बारे में कैसे जानता था? भला कबीर के कितने अनजाने रूप हैं। जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।